AF9 हिंदी। लियोनेल ने गंभीर भाव से शटल की खिड़कियों से बाहर देखा। हालांकि अब वे जीप की तुलना में कई गुना तेज चल रहे थे, फिर भी उसके दिल में बेचैनी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। शटल बड़ा और विशाल था। आखिरकार इसने 6 लोगों को यहां तक पहुंचाया था। इसी वजह से आईना पीछे लेटकर अपनी चोटों पर काबू पाने की कोशिश कर पा रही थी। लियोनेल सबसे आगे बैठा था, उसकी गोद में लकड़ी का भाला रखा था। हालांकि मौजूदा भाला पहले जैसा नहीं था। हालांकि यह भाला पहले से ही कच्चा था, लेकिन अब यह आदिम भाला टूटने के कगार पर था। ये कई जगहों से टूटा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि जरा सा जोर पड़ने पर ही यह टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। लियोनेल को एक स्पष्ट अनुभूति हुई कि जिस क्षण भाला टूटेगा, वह उस अवस्था में पुनः प्रवेश नहीं कर सकेगा। मुझे शांत रहना होगा। घबराने से मुझे कोई मदद नहीं मिलेगी। क्या इस शटल से कोई जीपीएस सिग्नल आ रहा है? अगर हाँ, तो मैं इसे कैसे बंद करूं? लियोनेल ने पूछा। उसे शटल या कारों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन उसे इतना जरूर पता था कि अगर वह इस शटल को किसी मंजिल तक ऑटोपायलट से पहुंचा सकता है, तो इसका मतलब है कि उसमें किसी न किसी तरह का जीपीएस जरूर होगा। ऐसे में हो सकता है कि वह किसी बड़े हब से संपर्क कर रहा हो। अगर वह बड़ा हब उनके ठिकाने की जानकारी भेजता तो इससे उन्हें और परेशानी होती। हालांकि शटल जीप से कहीं ज्यादा तेज थी, फिर भी किले तक वापस पहुंचने में अंदाजन 1 घंटा लग गया। ये समय बहुत कुछ करने के लिए काफी था। पिंग हाँ, सीड की वर्तमान क्षमताओं के साथ इस सिग्नल को निष्क्रिय करने का एकमात्र तरीका शटल को अलग करना है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। लियोनेल को सिरदर्द होने लगा। इतने उच्च स्तरीय शटल को अलग करना। वह कोई इंजीनियरिंग प्रोफेशनल नहीं था, और अगर वह ऐसा करता तो क्या इसका मतलब यह नहीं होता कि उसे शटल रोकनी पड़ती? यह विकल्प और भी बुरा था। और कोई चारा नहीं है। लियोनेल का जबड़ा कस गया, उसकी नजरें सिकुड़ गईं। मैंने खुद को बहुत ज्यादा आंक लिया है। आईना की तुलना में मेरी युद्ध क्षमता बहुत कमजोर है। इस भाले के बिना मैं खत्म हो जाता। लेकिन न सिर्फ ये जल्द ही टूट जाएगा, बल्कि मेरा हौसला अभी भी पहली बार से उबर नहीं पाया है, इसलिए मैं अंदर जाकर दूसरा भाला नहीं ले सकता। इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि अगला भाला भी उतना ही कारगर होगा जितना यह। लियोनेल की भौहें सिकुड़ गईं। यदि उसकी आत्मा क्षीण न होती, तो भले ही वेरेट ने उससे आंख मिलाई होती, तो भी वह इस तरह से बेहोश नहीं होता। यद्यपि इससे उसे अंततः मदद मिली। उसकी क्षीण होती आत्मा ने उसे एक और बात का एहसास कराया। वह पूरी तरह से अपनी क्षमता पर निर्भर था। उसकी आत्मा की थकान के कारण उसकी गणना करने और योजनाएं बनाने की क्षमता में भारी गिरावट आई थी। इसके साथ ही उसकी युद्ध क्षमता में भी और भी गिरावट आई। इसके अलावा उसका समन्वय और सजगता कमजोर हो गई थी, और उसकी आंतरिक दृष्टि भी सीमित हो गई थी। मैं इन सभी समस्याओं को कम समय में ठीक नहीं कर सकता। क्या मेरे लिए अपनी आत्मा को शीघ्रता से पुनः प्राप्त करने का कोई तरीका है? लियोनेल ने पूछा। यही उसका एकमात्र मौका था। उसे अपनी क्षमता को जल्द से जल्द अपने चरम पर पहुंचने देना था। फिर वह स्वप्नलोक का उपयोग करके उस आदिम चेतना से सीखी गई बातों का यथाशीघ्र विश्लेषण कर सकता था। भले ही वे अब तेज गति से किले की ओर बढ़ रहे हों, उसे समय पर पहुंचने का कोई भरोसा नहीं था। और उसे यह एहसास हो रहा था कि अगर उन्होंने ऐसा किया भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पिंग ये निष्कर्ष निकाला गया है कि सीड डायमेंशनल क्लींज का अभ्यास कर रहा है और उसने 1 स्टार क्लींज्ड बॉडी बना ली है। स्वास्थ्य लाभ का सर्वोत्तम मार्ग डायमेंशनल क्लींज का संचार करना है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। लियोनेल की अभिव्यक्ति अजीब हो गई। आयामी शुद्धि एक बल तकनीक है। इसका आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। यह सर्वोत्तम मार्ग क्यों है? आयामी शुद्धि का प्रसार करना शायद एक ऐसा प्रकाश स्तंभ स्थापित करने जैसा है जो चिल्ला रहा हो, मैं यहाँ हूँ, आओ और मुझे अभी ले जाओ। अगर यही उसकी योजना थी, तो लियोनेल आंख मूंदकर शब्दकोश का अनुसरण नहीं कर सकता था, वरना वे मौका मिलने से बहुत पहले ही मर जाते। लियोनेल ने अभी तक दुनिया की सभी क्षमताओं को नहीं देखा था, लेकिन वह यह मानने की हिम्मत नहीं कर पाया कि कोई भी क्षमता उन्हें आसमान से गिरा नहीं सकती। इसलिए उसने अपनी शक्ति को इतनी बेशर्मी से प्रसारित करने की हिम्मत नहीं की। बारूके के विपरीत उसने 3 बल नोड्स बनाए थे। इसके अलावा उसके नोड्स सामान्य से कहीं ज्यादा बड़े थे। अगर उसने सचमुच ऐसा किया होता, तो इस परिधि 7 के 9A ग्रेड इनवेलिड्स की तो बात ही छोड़िए, दूसरे परिधियों के इनवेलिड्स भी अपनी सबसे तेज गति से यहां हमला करते। पिंग आत्मा शब्द अपरिचित है। संदर्भ के अनुसार ये संभव है कि सीड आंतरिक दृष्टि की बात कर रहा है, जिसे कुछ लोग आत्मिक शक्ति भी कहते हैं।
प्रतिक्रिया की गणना, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। अगर यह स्थिति न होती तो लियोनेल शायद शर्मा जाता। वह लगभग भूल ही गया था कि स्पिरिट बस एक शब्द था जो उसने अपने दुश्मनों के व्यापक आंकड़े मापने के लिए यूं ही गढ़ लिया था। पिंग बीज के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए आयामी शुद्धि वास्तव में एक बल तकनीक है। आत्मिक बल को पुनः प्राप्त करने की क्षमता 1 स्टार शुद्धि संविधान का एक उत्पाद है। इथेरियल ग्लोबुला में स्थित ये तारा आत्मा को विस्फोटक रूप से बढ़ाने और मन को शुद्ध करने का प्रभाव रखता है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ये शब्द सुनकर लियोनेल को आखिरकार समझ आ गया। उसकी आत्मा पर किसी शक्ति का असर नहीं था, बल्कि शक्ति का एक उत्पाद यानी तारा असर कर रहा था। लियोनेल के होंठ एक पतली सी रेखा में सिकुड़ गए। ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ जोखिम उठाने पड़ेंगे। एक गहरी सांस के साथ उसकी आंखें एक बार फिर केंद्रित हो गईं। उसके शरीर से एक जाना पहचाना दबाव उभर रहा था। उसकी पीली हरी आंखों के पीछे एक ज्वलंत रोशनी छिपी थी जो हर गुजरते पल के साथ और तेज होती जा रही थी। उस समय कई मील दूर से सभी विकलांग एक ही दिशा में देख रहे थे। एक तूफान की तरह शक्ति एक चक्रवात में बदल गई और लियोनेल के शरीर की ओर बढ़ गई। जो लोग शक्ति को महसूस कर सकते थे उन्हें लगा जैसे दुनिया कांप रही हो। जिन लोगों ने अपनी आंतरिक दृष्टि नहीं जगाई थी, उनके दिलों में एक बेचैनी सी छा गई। उनमें हीनता की एक सूक्ष्म भावना घर कर गई। freewebnovel.com। शटल चरमराए और कराह उठी। ऐसा लग रहा था जैसे बल उसके अंदरूनी हिस्सों पर बुरा असर डाल रहा हो। लेकिन लियोनेल ने ऐसा दिखावा किया जैसे उसने हवा में उसके हिलने डुलने पर ध्यान ही नहीं दिया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उस पर अपनी निगाहें गड़ा दी हो, मानो कोई परछाई में छिपा बैठा हो झपटने के लिए ताक में। उसके दिमाग में वेरेट से भी कहीं बड़ी एक खतरनाक चेतावनी गूंज रही थी। पहली बार लियोनेल को अपने 1 स्टार शुद्ध संविधान की शक्ति का एहसास हुआ। डायमेंशनल क्लींस के रचयिता के अनुसार अपने पहले स्टार के निर्माण मात्र से ही वह प्रतिभा के शीर्ष 1% में स्थान पाने के लिए पर्याप्त था। बेशक मेटामॉर्फोसिस शुरू होने से पहले पृथ्वी पर भी 1% लोग करोड़ों लोगों का प्रतिनिधित्व करते थे। इस तथ्य की तो बात ही छोड़ दे कि रचयिता संभवतः लोगों के एक बहुब्रह्मांड की बात कर रहे थे। हालांकि इसका मतलब ये था कि 100 लोगों में से लियोनेल उनमें सबसे बेहतरीन होगा। फिर भी हालांकि लियोनेल ने रचयिता के शब्द पढ़ लिए थे, उसे लगा कि यह अतिशयोक्ति है। 3 बल नोड्स बनाने और पहला तारा बनाने में इतनी मुश्किल क्या थी? उसके लिए तो ये सांस लेने जितना आसान था। इसलिए उसने सोचा कि वह आत्ममुग्ध रचयिता जो अपनी तकनीक का बखान कर रहा था, बस अतिशयोक्ति कर रहा था। लेकिन लियोनेल इससे अधिक गलत नहीं हो सकता था। उसे यह नहीं पता था कि सृष्टिकर्ता ने जिस संदर्भ ढांचे का इस्तेमाल किया था, वह सिर्फ तीसरे आयाम की दुनिया नहीं थी जो पृथ्वी जैसे चौथे आयाम में विकसित हो रही थी। यहां तक कि लियोनेल के पिता द्वारा छोड़ा गया शब्दकोश भी इस तकनीक को असाधारण रूप से उच्च कोटि का मानता था। लियोनेल को इसका एक टुकड़ा भी इस तरह दिखाई दे रहा था। इसका एकमात्र कारण ये था कि उसके हाथ में जो हिस्सा था, वह कई हिस्सों में से सिर्फ पहला हिस्सा था, क्योंकि बाद के हिस्सों के लिए वह उन्हें बदलने के लिए बिल्कुल भी योग्य नहीं था। लियोनेल को यह समझने की जरूरत थी कि पहला तारा बनाने का मतलब सिर्फ 3 फोर्स नोड्स बनाना नहीं था। ये बस एक न्यूनतम आवश्यकता थी। कई ऐसे भी थे जिन्होंने सभी 9 फंडामेंटल नोड्स तो बना लिए, लेकिन एक भी तारा नहीं बना पाए। इन सब के चलते लियोनेल खुद को बहुत कम आंकने लगा। आयामी शुद्धि न सिर्फ एक बेहतरीन शक्ति साधना तकनीक थी, बल्कि उसके लिए व्यावहारिक रूप से एकदम सही तकनीक भी थी। लियोनेल ने पाया कि जब उन्होंने डायमेंशनल क्लींस को पूरी ताकत से प्रसारित किया, तो उनका दिमाग पहले से कहीं अधिक साफ हो गया। उसकी आंतरिक दृष्टि खिल उठी और उसे स्पष्ट रूप से ऐसा महसूस हुआ कि वह एक नई दुनिया में प्रवेश कर गया है। यह दुनिया किसी तरह पृथ्वी से कम भौतिक थी, लेकिन उसके स्वप्नलोक से ज्यादा भौतिक। यह एक बीच का सा स्थान था जिसने उसे हल्कापन तो दिया, लेकिन साथ ही आरामदायक भी। तरह तरह की परस्पर विरोधी संवेदी प्रतिक्रियाएं उसके मन पर धावा बोल रही थीं। उसे भारहीन मगर भारी भरकम महसूस हो रहा था, मानो अंतरिक्ष आकार में अनंत हो मगर एक कंकड़ जितना छोटा हो, जैसे ऊपर नीचे हो और नीचे ऊपर हो। बस एक ही चीज समझ में आ रही थी, वह था उसके सिर के ऊपर तैरता हुआ एक अनोखा तारा। किसी लंगर की तरह वह आकाश में चुपचाप घूम रहा था और धीरे धीरे घूमते हुए एक शुद्धश्वेत प्रकाश बिखेर रहा था। जब लियोनेल ने उस पर ध्यान केंद्रित किया, तभी उसके मन में सब कुछ एक बार फिर शांत हो गया। क्या ये इथेरियल ग्लोबुला है जिसका शब्दकोश में उल्लेख किया गया है? लियोनेल को तारे पर एक सूक्ष्म नियंत्रण का एहसास हुआ।
वह जितना धीमा घूमता, उसमें प्रवेश करने वाली शक्ति की धाराएं उतनी ही कमजोर होती। वह जितनी तेजी से उसे आगे बढ़ाता, शक्ति की अदृश्य रेखाएं उतनी ही मोटी होती। बल का एक भाग उसके शरीर में प्रवेश करेगा और उसे पोषण देगा, जिससे उसकी आंकड़ों में सूक्ष्म वृद्धि होगी। दूसरा भाग तारे को ही पोषण देगा, जिससे वह स्पंदित होगा। प्रत्येक स्पंदन उसके मन को तरोताजा करेगा और उसकी आत्मा सामान्य से कई गुना तेजी से स्वस्थ होगी। सामान्य परिस्थितियों में अगर लियोनेल झपकी ले लेता तो उसे अपनी स्फूर्ति वापस पाने में लगभग 3 घंटे लगते। अगर वह झपकी न ले और अपनी जागृत अवस्था में ही उसे ठीक होने दे तो उसे 6 घंटे लग जाते। लेकिन अब उसे लग रहा था कि बस आधा घंटा ही काफी है। अगर ऐसा होता तो जब वह अपना दूसरा तारा बनाता या फिर उससे पहले वाला तीसरा तारा, तो क्या नतीजा निकलता? भले ही प्रभाव केवल अतिरिक्त ही क्यों न होता, लेकिन लाभ अकल्पनीय होते। जॉन के पोलार्म को ड्रीम स्कल्प्ट करने में उसे लगभग 24 घंटे लगने की एक बड़ी वजह उसकी हिम्मत की कमी थी। लेकिन अब 30 मिनट अभी भी काफी नहीं है। लियोनेल ने गहरी सांस ली। उद्धरण ... मैं इसके खत्म होने का इंतजार नहीं कर सकता, मुझे उसी समय आने वाली ऊर्जा का इस्तेमाल करने की कोशिश करनी होगी। लियोनेल के विचार असंभव रूप से अपरिपक्व थे। अगर दूसरों को पता होता कि वह विचलित होकर किसी शक्ति तकनीक का प्रयोग कर रहा है, तो उनका एकमात्र निष्कर्ष यही होता कि वह मौत को दावत दे रहा है। सच तो यह है कि लियोनेल इतना भोला नहीं था। वह जानता था कि वह शक्ति और उसका इस्तेमाल खतरनाक है। उसने कॉल ऑफ द विंड पढ़कर बहुत कुछ सीखा। हालांकि उसके दिल में बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी, मानो सैकड़ों छोटी छोटी चींटियां उसके दिल को कुतर रही हों। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, वह शांत नहीं हो सका। लियोनेल को स्पष्ट रूप से आभास हो रहा था कि यह आदिम मनुष्य की सहज प्रवृत्ति थी। वह जंगल में दशकों से परिष्कृत अपनी नाक से छिपे हुए खतरे को भांप सकता था। चूंकि उसे पूरा यकीन था कि यह खतरा आने वाला है, लियोनेल जानता था कि यह निराधार नहीं हो सकता। सपनों की दुनिया। लियोनेल ने अपनी गणना क्षमता को उसकी सीमा तक बढ़ाया तथा अपने शरीर में आने वाली शक्ति को पागलपन की हद तक स्वीकार किया। उसका एक आधा मन इथरियल ग्लैबेला में ही रहा, जबकि दूसरा एक खाली सफेद जगह में, जो किसी पागलखाने के वार्ड जैसी लग रही थी, प्रवेश कर गया। लियोनेल के पास आसपास के माहौल को जितना हो सके उतना नीरस बनाए रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह किसी भी सती चीज के बारे में सोच ही नहीं सकता था। उसने सिमुलेशन चलाना शुरू कर दिया। नहीं, बल्कि यह कहना ज्यादा सही होगा कि वह उस आदिम चेतना की हर हरकत को दोहरा रहा था जब वह उसके शरीर पर नियंत्रण रखती थी। हर कदम, हर प्रहार, मांसपेशियों का हर झटका। उसने सिमुलेशन को बार बार दोहराया, मानो वह उसे अपने दिमाग में बैठाने की कोशिश कर रहा हो। उसके माथे से पसीना बह रहा था, लेकिन उसने उसे पोंछने का प्रयास नहीं किया। समय विस्तृत हो गया। कोई भी व्यक्ति जितना कर सकता था, उससे कहीं ज्यादा तेजी से सोच सकता था। लियोनेल के सिमुलेशन ने उसकी उत्तेजना में सामान्य गति को तोड़ दिया। उसके स्वप्नलोक अवतार की गतियां तेज और तेज होती गईं, लेकिन चूंकि यह सब लियोनेल के मन में घटित हो रहा था, उसे लगा कि कुछ भी नहीं बदला है। आयना लियोनेल के पीछे लेटी रही और उसकी पीठ को धीरे धीरे पसीने से तर होते हुए देखती रही। हालांकि वह जानती थी कि वह जो कर रहा है वह खतरनाक है, फिर भी उसने उसे रोका नहीं। बल्कि उसका ध्यान अपनी रिकवरी पर था। एक ही काफी नहीं है। लियोनेल का जबड़ा और कस गया। उसे लगा कि इस गति से आदिम चेतना की युद्ध क्षमता को पूरी तरह आत्मसात करने में उसे 3 दिन लगेंगे और उसे अपने वास्तविक शरीर में इस्तेमाल करने के लिए एक पूरा हफ्ता लगेगा। हालांकि उसके पास इतना समय नहीं था, सचमुच नहीं था। अगर स्पीयर डोमेन रिंग के दूसरे मालिकों को इस बारे में पता चलता तो वे सदमे से बेहोश हो जाते। 1 हफ्ते में ऐसा काम पूरा करना तो दूर की बात है, रिंग के कई पूर्व मालिक स्पीयर कॉन्शियसनेस को पूरी तरह से आत्मसात करने में कभी कामयाब नहीं हुए, कम से कम पहली कोशिश में तो नहीं। और जब वे कामयाब भी हुए तो सिर्फ उन्हीं भालों के साथ जिनके साथ उनकी सबसे ज्यादा अनुकूलता थी, और वह भी कई महीनों या सालों बाद। न केवल यह आदिम चेतना लियोनेल के बिल्कुल विपरीत थी, बल्कि उसने तो यहाँ तक कहा कि वह इसकी अंतर्दृष्टि को केवल 3 दिनों में पूरी तरह से आत्मसात कर सकता है। यह पूरी तरह से हास्यास्पद था। बस इतना ही कहा जा सकता है कि लियोनेल की क्षमता स्पीयर डोमेन के लिए बिल्कुल उपयुक्त थी। इतनी उपयुक्त कि दूसरों को ईर्ष्या से ग्रस्त कर दे। एक पागल आदमी की तरह लियोनेल की स्वप्न दुनिया में अचानक 2 छायाएं उभर आईं। उसने अवतारों से सब कुछ छीन लिया। उनके पास न कपड़े थे, न कोई भाव, बल्कि उनके चेहरे भी नहीं थे।
लियोनेल ने उनसे वो सब कुछ छीन लिया जो उसकी गणना क्षमता को कमजोर कर सकता था, यहां तक कि उनके फोर्स नोड्स भी छीन लिए। ये तथ्य कि वह आदमी इतना आदिम था, लियोनेल के लिए एक छिपे हुए वरदान की तरह था। इस वजह से उसकी लड़ने की क्षमता तीसरे आयाम में गहराई से निहित थी, जिससे लियोनेल के लिए उसकी लड़ने की शैली का अनुकरण करना बहुत आसान हो गया। बुरी खबर ये थी कि इसका मतलब ये था कि सिमुलेशन ने लियोनेल को यह नहीं सिखाया कि वह अपनी शक्ति का सर्वोत्तम उपयोग कैसे करे, लेकिन लियोनेल अब और अधिक चयनात्मक नहीं रह सकता था। दो पर्याप्त नहीं है। एक तीसरी परछाई दिखाई दी। ये पहली दो परछाइयों से भी कम विस्तृत थी। ज्यादा से ज्यादा इसे सिर्फ एक छड़ी जैसी आकृति ही माना जा सकता था। मांसपेशियों के बिना इसका अनुकरण और भी कम सटीक था। लेकिन लियोनेल ने दीवार पर अपना सब कुछ झोंक दिया, अपनी सारी क्षमता की सीमा तक जला दिया। उसकी नाक से खून टपक रहा था और चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन उसके हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आया था। वह फुटबॉल के मैदान पर लियोनेल के रूप में लौट आया था, वह लियोनेल जो पॉप क्विज दे रहा था, वह लियोनेल जो छोटे छोटे कामों को भी पूरी गंभीरता से लेता था। ये घटना उसी क्षण घटित हुई। SSSKKKRRRRRE। तेज सीटी बजती हवा की आवाज और किसी जानवर की चीख आसमान में गूंज रही थी। एक विशाल तंतु गगनचुंबी इमारतों के मलबे से भी ऊंचा उठा और अपनी पूरी ताकत से सिल्वर शटल पर गिर पड़ा। लियोनेल की आंखें खुल गईं। उसकी प्रतिक्रिया असंभव सी तेजी से हुई। तेजी से वह शटल के पिछले हिस्से की ओर भागा, आईना को झपट्टा मारकर ऊपर उठाया और सामने वाले दरवाजे से कूद गया। उनके मुक्त पतन से उन विकसित मनुष्यों की भी मृत्यु हो सकती थी जिन्होंने अपनी क्षमताओं को जागृत कर लिया था। आखिरकार शटल की जमीन से अधिकतम ऊंचाई 20 मीटर थी। लेकिन लियोनेल तैयार था। एना, तुम्हारी रस्सी। आसमान से गिरते हुए भी लियोनेल की निगाहों में एक छिपी हुई तीक्ष्णता थी। इतनी ऊंचाई से गिरना, यही तो उसे सबसे कम डर था। स्कूल जाते हुए एक ही सफर में उसने कितनी बार ऐसा ही किया था। एक जोरदार धमाके के साथ लियोनेल एक गिरी हुई इमारत पर गिरा। उसकी तैयारी की वजह से गिरावट मुश्किल से 5 मीटर की रही। उस समय टेंटेकल ने शटल पर क्रूरतापूर्वक प्रहार किया तथा उसके पूरे हिस्से को अजेय गति से तोड़ दिया। लियोनेल की पुतलियां सिकुड़ गईं। जैसे कि गेंद बल्ले के झटके को स्वीकार कर रही हो, शटल विकृत हो गई और अपनी आगे की गति से भी अधिक तेज गति से दूर चली गई। लियोनेल के दांत खुजलाने लगे। आखिर ये कैसी शक्ति है? अगर उसने मान लिया था कि शटल का वजन कुछ टन होगा, तो भी ये बहुत कम आंका गया था। अगर आगे की गति को भी ध्यान में रखा जाए, तो उसे इस तरह मोड़ने के लिए कितनी शक्ति की जरूरत पड़ी होगी। खुशकिस्मती से आगे की गति पूरी तरह बाधित नहीं हुई। शटल घूम गई और दूर जा गिरी, लेकिन लियोनेल और आयना से काफी दूर से बच गई। अब जाकर लियोनेल को यह अच्छी तरह पता चला कि उन पर हमला किसने किया था। वह तंतु बहुत बड़ा था। लियोनेल को जो हिस्सा दिखाई दे रहा था, उसकी लंबाई 20 मीटर से ज्यादा थी। बाकी हिस्सा उस इमारत के पीछे छिपा था जिसके पीछे से उसने हमला किया था। हालांकि सिर्फ यही बात लियोनेल के दिल को दहला देने के लिए काफी थी। उसमें से एक तेज मछली जैसी गंध आ रही थी, जो नमकीन समुद्री गंध और घिनौनी सड़ती हुई गंध के मिश्रण से हवा को दूषित कर रही थी। एक चिपचिपा तरल पदार्थ टपक रहा था, जो रुक रुक कर जमीन पर गिर रहा था। टेंटेकल के नीचे का हर इंच सक्शन कपों से भरा हुआ था। उनमें से हर एक लियोनेल के सिर के आकार से 2 गुना या 3 गुना भी बड़ा था। वे सभी एक लय में कंपन कर रहे थे, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे वे सांस ले रहे हों। और शटल को हुए नुकसान को देखते हुए वे निश्चित रूप से उतने मुलायम भी नहीं थे जितने दिख रहे थे। मानो संकेत मिलते ही शटल जमीन पर जोर से गिरा। इससे जो धमाका हुआ वह बहरा कर देने वाला था। लियोनेल के पैरों के नीचे की इमारतें भी हिल गईं, मानो वे फिर से ढहकर ढेर हो जाएंगी। गर्म हवा का एक गोला लियोनेल के अंदर घुस गया, जिससे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी त्वचा किसी भी क्षण जलकर राख हो जाएगी। तभी आईना ने आखिरकार उसे वो रस्सी थमा दी जो उसने मांगी थी, वही रस्सी जिससे उन्होंने पेरिस के किले की दीवारें चढ़ाई थीं। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने उसे अपनी पीठ पर झुला लिया और एक अविश्वसनीय आभा के साथ उसे अपनी पीठ से मजबूती से बांध लिया। अपने वर्तमान शारीरिक स्तर पर लियोनेल का शरीर घोड़े से कहीं ज्यादा मजबूत था। ऐसे में चूंकि घोड़ा कभी कभी 1 या 2 सवारियों को भी ढो सकता है, तो आईना का दुबला पतला शरीर उसे कैसे रोक सकता था। दरअसल उसे अपनी पीठ पर बंधी अपनी पारिवारिक विरासत का वजन भी बमुश्किल ही महसूस हो रहा था। इसने तुरंत कोई दूसरा हमला नहीं किया है।
ये संभव है कि उसे अब भी लगता हो कि हम शटल में हैं, जिसका मतलब ये भी है कि उसकी नज़र या तो कमज़ोर है या धुंधली है। मान लीजिए कि दूसरा हमला सुरक्षित है। जवाब चाहे जो भी हो, इसका अंततः यही मतलब है कि उसने मेरी शक्ति को मार्गदर्शक बनाकर हम पर कब्जा कर लिया। इसका मतलब है कि अब जब मैंने डायमेंशनल क्लींस का संचार बंद कर दिया है, तो हमारी सटीक स्थिति के बारे में अनिश्चितता बनी रहेगी। लियोनेल के विचार बेतहाशा घूम रहे थे। हालांकि उसने अपनी स्पिरिट का इस्तेमाल उतनी ही तेजी से किया था जितनी अभी बनी थी, फिर भी वह थोड़ा ठीक हो पाया, लगभग 40%। अब उसे पता था कि स्पिरिट की रिकवरी एक समान नहीं होती। थकावट होने पर वह इसे और भी तेजी से ठीक कर सकता था, लेकिन 50% के बाद रिकवरी धीमी हो जाती थी, और 80% से ऊपर तो और भी धीमी। शुक्र है, यह उसके पक्ष में काम कर गया। जब तक उसकी आत्मा 20% से कम नहीं हुई, उसे सुस्ती महसूस नहीं हुई और उसकी क्षमता बिना किसी बंधन के काम कर सकी। लियोनेल ने मेटल स्पिरिट को आईना को पकड़ाने के लिए दिया और भाग खड़ा हुआ। उस समय उसके हाथ में सिर्फ आदिम भाला और बाएं हाथ की क्षतिग्रस्त ढाल थी। लियोनेल के पीछे से टूटती, गड़गड़ाती और ढहती इमारतों की आवाजें आ रही थीं। उसे यह जानने के लिए पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं थी कि वह राक्षसी चीज आसमान से गिराए गए शटल तक पहुंचने के लिए रास्ते में आने वाली इमारतों को जरूर गिरा रही थी। लियोनेल ने अपने कंधे के ऊपर देखने की जहमत नहीं उठाई। अगर उसने देखा भी, तो आईना की लाश और उसकी कुल्हाड़ी उसके रास्ते में होने के कारण वह वैसे भी कुछ नहीं देख पाएगा। SSSCKKKRRRRREE। लियोनेल ने अपना जबड़ा कस लिया और एक इमारत के अवशेष पर छलांग लगाता रहा। वह अपने शरीर की मांसपेशियों को बेतहाशा गर्म होते हुए महसूस कर सकता था, लेकिन वह उन पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। उसका पूरा ध्यान अपनी कार्यक्षमता बढ़ाने, आदिम मनुष्य के दिमाग को समझने और अपने शरीर को उसी तरह नियंत्रित करने पर था जैसे उसने अपने शरीर को नियंत्रित किया था। वह जानता था कि उस चीज की चीख इसलिए थी क्योंकि उसे पता चला था कि उसका शिकार भाग गया है। अगर वह पीछे मुड़कर देखने में देर करता, तो वह मौत को दावत दे रहा होता। अरे, यहाँ और भी विकलांग लोग हैं। लियोनेल की नजरें चमक उठीं और उसने एक विशालकाय ऊपरी धड़ वाले इनवैलिड को देखा जो उसके आगे बढ़ने का रास्ता रोक रहा था। उसके पैर उसके आकार के हिसाब से बहुत छोटे थे, जिससे वह एक मानव गोरिल्ला जैसा लग रहा था। लेकिन लियोनेल का मन हंसने का नहीं हुआ क्योंकि वह उन विशाल अग्रबाहुओं और मुट्ठियों में छिपी अविश्वसनीय शक्ति को महसूस कर सकता था। उसने अपने भाले की ओर एक नज़र डाली और उसके दिल में एक टीस सी उठी। ऐसा लग रहा था कि यह बस कुछ और वार ही झेल पाएगा। वह इसे एक ए ग्रेड इनवैलिड पर बर्बाद नहीं करना चाहता था। दूसरों के लिए ए ग्रेड इनवैलिड का मतलब पहले से ही मौत होता है, लेकिन उसके लिए मौजूदा हालात उसे तोप के चारे के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। मेरी कुल्हाड़ी का प्रयोग करो, आईना ने अचानक कहा। लियोनेल बिना किसी हिचकिचाहट के इस सुझाव पर सहमत हो गया। उसने आदिम भाले को अपने स्थानिक कंगन में डाल दिया और आईना द्वारा दी गई कुल्हाड़ी स्वीकार कर ली। लियोनेल से एक तेज आभा फूट पड़ी। हालांकि उसने ज्यादा सोचा नहीं, आईना की आंखें चौड़ी हो गईं। मैंने सोचा कि मुझे इसे दबाना होगा ताकि वह इसका खुलकर इस्तेमाल कर सके। लेकिन freewebnovel.com। हालांकि ऐसा लग रहा था कि वेयरवुल्फ बिना किसी समस्या के आईना की कुल्हाड़ी इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था। दरअसल कुल्हाड़ी उसके हाथ में आईना के हाथ से 10 गुना ज्यादा भारी थी। इसके अलावा वह उसकी शक्ति को भी आसानी से स्वीकार नहीं कर पा रही थी, वरना आईना अपनी शक्ति का इस्तेमाल किए बिना और नंगे हाथों भी उसे इतनी आसानी से क्यों हरा पाती। हालांकि ग्रेजिंगर कबीले की विरासत ने लियोनेल का जरा भी विरोध नहीं किया। इसके सिर्फ दो ही कारण थे, या तो उसने लियोनेल पर बिना शर्त भरोसा किया था, या फिर उसने उसे आईना की तरह अपना उत्तराधिकारी मान लिया था। दूसरे को खारिज किया जा सकता था, जिसका मतलब था कि यह ज्यादा निश्चित रूप से पहला वाला ही था। और चूंकि मामला ऐसा ही था, तो इसका केवल एक ही स्पष्टीकरण था, इसका मतलब था कि वह उस पर बिना शर्त भरोसा करती थी। जब आईना के विचार इस बिंदु पर पहुंचे तो वह शर्म से लाल हो गई। लियोनेल की मांसपेशियों के तंतु एक साथ कंपन कर रहे थे। उसका चेहरा शांत, लगभग ठंडा सा था। वह उस आदिम मनुष्य से बिल्कुल अलग था जिसे युद्धप्रिय था। लियोनेल के लिए ये सब वस्तुनिष्ठ गणना के अलावा कुछ नहीं था। ए ग्रेड इनवैलिड ने दहाड़ते हुए, अपनी छाती को जोर से पीटते हुए अपनी मुठ्ठियां हवा में ऊंची उठाईं और लियोनेल की ओर टूट पड़ा। लियोनेल ने पलक तक नहीं झपकाए।
मानो आदिमानव की कार्बन कॉपी हो, उसके कूल्हे मुड़े हुए थे, जांघें उभरी हुई थी और पैर की उंगलियां मानो किसी भी क्षण उसके अनमोल जूतों से बाहर निकल आएंगी। उसने दोनों हाथों से कुल्हाड़ी पकड़ी हुई थी और पूरी ताकत लगा रखी थी। टकराना। लियोनेल के आखिरी पैर जहां थे, वहां हवा का एक छोटा सा घेरा रह गया था। वह तेजी से आगे बढ़ा और पलक झपकते ही एक ग्रेट इनवैलिड के पीछे जा पहुंचा। उसकी सांसें पहले से ही तेज चल रही थीं, मानो उस कदम ने उसका सब कुछ छीन लिया हो। लेकिन विकलांग का सिर हवा में उड़ गया और उसकी दहाड़ हवा में लहराने लगी। लियोनेल ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। वह तेजी से दौड़ने लगा। जब तक वह इमारतों के इस जंगल से बाहर निकल पाता, अपनी बाइक निकाल पाता, तब तक उसकी गति 50% बढ़ जाती और उस बेतुके जानवर की पहुंच से बच निकलने की उसकी संभावना बढ़ जाती। लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसके जीवन में कुछ भी आसान नहीं होगा। SSSC के RRRRRE। बैंग बैंग। लियोनेल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन वह अपनी आंतरिक दृष्टि से यह महसूस कर सकता था कि क्या हुआ था। एक तंतु आकाश में फैला हुआ था और नीचे जमीन की ओर झुका हुआ था। उसके सक्शन कप फूल गए और दर्जनों बेहद शक्तिशाली स्प्रिंगों जैसे हो गए। वे जमीन से उछलकर जीव को हवा में उछाल देते। आसमान अंधेरा सा हो गया। जमीन पर एक विशाल साया छा गया, जिससे लियोनेल को लगा जैसे दुनिया अंधेरे में डूब गई हो। आखिरकार वह खुद को रोक नहीं पाया और पीछे मुड़कर देखा। आईना की कुल्हाड़ी के बिना उसकी दृष्टि का दायरा काफी बड़ा हो गया था, और जो उसने देखा उससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वो बहुत बड़ा था, एक विशालकाय 8 तंतुओं वाला जानवर, जिसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक लगभग 50 मीटर की दूरी थी, और वह आकाश से उतरकर उसकी ओर गिर रहा था। भगवान! लियोनेल बस यही कह पाया। उसने अपनी जिंदगी में ऐसा नज़ारा पहले कभी नहीं देखा था। नज़ारा इतना भयावह था कि उसका पेट में मरोड़ पैदा करने वाली खुशबू पर ध्यान देने का भी मन नहीं कर रहा था। उस पल मानो दुनिया मानो धीमी पड़ गई हो। लियोनेल की पुतलियां लगातार फड़क रही थीं, उसका दिमाग एक साथ कई गणनाएं कर रहा था। कुछ ही सेकंड बाद वह नीचे झुक गया और लगभग 5 मीटर ऊपर हवा में उछल गया। अगर कोई ये नज़ारा देख रहा होता तो उसे लगता कि वो पागल हो गया है। एक आम इंसान की तुलना में इतनी ऊंचाई से कूदना वाकई प्रभावशाली था। प्रभावशाली से भी ज्यादा, बल्कि उससे भी ज्यादा। ये तो सरासर अमानवीय था। हालांकि इससे उसे कोई फायदा नहीं हुआ। इतने बड़े राक्षस के लिए 5 मीटर क्या मायने रखते थे। और तो और लियोनेल तो सीधे उसकी तरफ कूद रहा था। लियोनेल की आंखों का संकल्प फीका नहीं पड़ा। जब उसका शरीर ऊपर की ओर गति खोने ही वाला था, तभी उसके दाहिने पैर के तलवे से एक तेज हरी रोशनी निकली, जिससे लगभग 1 फुट लंबा एक चौकोर चबूतरा दिखाई दिया। लियोनेल की जांघ में उभार आ गया, क्योंकि उसके पैर से हल्की ताकत निकली, जिससे वह 10 मीटर से अधिक दूर हवा में उछल गया। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। मैंने गलत अनुमान लगाया। मैंने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि ये प्लेटफॉर्म मेरी छलांग लगाने की क्षमता भी बढ़ा सकते हैं। मैं उस बिंदु पर अपने अनुमान से 0.2 सेकंड पहले पहुंच जाऊंगा, लेकिन मैं एक प्लेटफॉर्म जंप भी बचा पाऊंगा। लियोनेल की निगाहों में एक फौलादी ठंडक थी। एक छिपी हुई हरी रोशनी किसी छिपे हुए जानवर की तरह पीछे छिपी हुई थी। उसका शरीर जानवर के स्पर्शक के बीच से ऊपर की ओर उठा और एक क्षण में उसके गिरते हुए शरीर के ऊपर प्रकट हो गया। जैसी कि उम्मीद थी, उस जीव ने बहुत देर हो जाने तक उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यही वजह थी कि उसने अपनी पहली छलांग के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया था। इस तरह वह जीव उस पर जल्दी से कब्जा नहीं कर पाता। हालांकि लियोनेल ने यह नहीं सोचा होगा कि जैसे ही वह उस प्राणी के ऊपर आएगा, उसका सामना उसके शरीर के आकार की एक विशाल आंख से होगा, जो उसे जानलेवा इरादे से घूर रही होगी। एक आकृति ऊपर उठ रही है, दूसरी नीचे उतर रही है। एक पल के लिए लगा जैसे वक्त थम सा गया हो। लियोनेल की पीठ पर ठंडा पसीना आ गया। उसे लगा कि अगर इस जीव को भी वैररट जैसा मानसिक दौरा पड़ा, तो इस बार वो सचमुच उसका विरोध नहीं कर पाएगा। बूम! SKKKRRRRE। वह जानवर जमीन पर उतरा और तुरंत ही लियोनेल की ओर कई तंबू छोड़ दिए, जो उसके बलबनुमा सिर के ऊपर था। इसके कई सालों बाद भी लियोनेल उस लड़ाई को याद करके रोता था। इतना समय बीत जाने के बाद भी उसे समझ नहीं आता था कि वह इतना बदकिस्मत कैसे हो गया कि जमीन पर एक ऑक्टोपस ने उस पर हमला कर दिया। वह विशाल गोल सिर, वह अजीब ऐसा आकार की आंखें, वह स्पर्शिक। उसके शरीर के ऊपरी हिस्से को देखने के बाद यह निर्विवाद था।
अब उसे यकीन हो गया था कि इस ऑक्टोपस की नज़र पहले धुंधली थी। उसने पहले समुद्री जीव विज्ञान की कक्षा सिर्फ इसलिए ली थी क्योंकि आयना ने ली थी। उनकी नज़र इंसानों से भी ज्यादा तेज होती थी। और कौन जाने बाद में किस तरह के उत्परिवर्तन हुए हों। इस जीव की नज़र शायद सामान्य से भी बेहतर हो। लियोनेल के पास इसके बारे में और सोचने का समय नहीं था। उसने सोचा था कि उसे अंधा कर दिया जाएगा, लेकिन उसने यह विचार पूरी तरह छोड़ दिया। यह न केवल बहुत खतरनाक था, बल्कि शायद उपयोगी भी नहीं था। सामान्य ऑक्टोपस के टेंटिकल सक्शन कप पर जटिल सेंसर होते थे। यह मान लेना उचित था कि इस ऑक्टोपस की इंद्रियां विकसित हो गई थीं, वरना ये 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे शटल को एक टेंटिकल से कैसे सटीक रूप से मार गिरा सकता था, जबकि उसकी दृष्टि धुंधली थी। और बिना अपनी शक्ति सक्रिय किए इतनी दूर भाग जाने के बावजूद यह उसे फिर से कैसे पकड़ लेता। उस समय लियोनेल को लगा कि वह बहुत भाग्यशाली था कि उसने पहले से ही सोच लिया था और अपनी प्रारंभिक छलांग में अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं किया। सामान्य ऑक्टोपस के स्पर्शक स्पर्श और गंध कर सकते हैं। ये विकसित स्पर्शक संभवतः बल को भी महसूस कर सकते हैं। ऐसे में लियोनेल के बाएं जूते में एक चमकदार हरी रोशनी चमक उठी, इससे पहले कि वह अपनी पूरी ताकत से दाईं ओर छलांग लगाता। उसकी तात्कालिक गति अंधा कर देने वाली थी। उसने हवा में धारियां छोड़ी और मुश्किल से उस तंतु के ऊपर से छलांग लगा पाया जो उसकी ओर बढ़ रहा था। उसने शटल पर हमला करने के बाद ऑक्टोपस की सबसे लंबी पहुंच का अंदाजा पहले ही लगा लिया था। वह इतनी महत्वपूर्ण जानकारी ऐसे समय में नहीं भूलता। लियोनेल एक जीर्ण शीर्ण इमारत की छत पर उतरा, उसके पैर छत पर फिसल रहे थे। 58 सेकंड का कूल डाउन दाईं ओर। शटल के अनुसार हम किले से 10 मिनट की दूरी पर थे, यानी 50 किलोमीटर। इस चीज के पीछे पड़े रहने से मैं इतनी दूरी पार नहीं कर पाऊंगा। इसकी विनाशकारी क्षमता बहुत ज्यादा है और इसकी तेज कूदने की क्षमता के कारण इसकी गति भी कम नहीं होती। इसके 8 टेंटिकल्स की बदौलत इसकी चपलता भी कम नहीं होती। उद्धरण ... मुझे इसे मारना होगा। लियोनेल का जबड़ा कस गया और वह बिना किसी हिचकिचाहट के इमारत से कूद गया। एसएस के क्या इमारत ढह गई। लियोनेल अभी उससे कूदा ही था कि ऑक्टोपस ने उसे जमीन पर पटक दिया। हालांकि उसे भी अंदाजा नहीं था कि लियोनेल सचमुच उसकी ओर वापस कूद जाएगा। लियोनेल जानता था कि दौड़ने से उसे नुकसान होगा। उसके भागने का सबसे अच्छा मौका शटल के नष्ट हो जाने के ठीक बाद था, जब यह चीज अभी तक उस पर लॉक नहीं हुई थी। लेकिन किसे पता था कि यह उसे इतनी जल्दी फिर से पकड़ लेगी। अगर वह अभी भागने की कोशिश करता तो फिर से उस उछलते हुए हमले का शिकार हो जाता। अगर बदकिस्मती से वह अपने जूतों के ठंडा होने से पहले पकड़ा गया तो उसकी जान चली जाएगी। यह कोई बुरी बात भी नहीं थी। ये चीज इतनी भयानक थी कि इमारतों को ऐसे गिरा रही थी जैसे वे ताश के पत्तों के घर हों। लियोनेल का पीछा करने की उसकी कोशिशों में ही उसकी मौत हो सकती थी। ऐसी स्थिति में उसका सबसे अच्छा विकल्प उसके करीब रहना था। क्या आप इस चीज को स्कैन कर सकते हैं और मुझे इसकी शक्ति, योग्यता और कमजोरी बता सकते हैं? लियोनेल चिल्लाया और इमारत की छत से ऑक्टोपस की ओर गिरा। वह अंधेरे में तीर चला रहा था, लेकिन अगर यह चीज अपने डेटाबेस में न होने वाले शटल को स्कैन कर सकती है और यहां तक कि जोन को भी स्कैन कर सकती है, तो शायद ये भी कर सकती है। अंततः ऐसा लगा जैसे कोई लियोनेल पर मुस्कुरा रहा है। पिंड विकसित समुद्री जीवन रूप का पता चला। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। राज्य एनिमेलिया। फाइलम मोलस्का। वर्ग सेफलोपोडा। ऑर्डर ऑक्टोपोडा। सुपरफैमिली ऑक्टोपोडिडे। परिवार मेगालेलेडोनिडे। स्थिति विकसित। क्षमताएं पिंड नामकरण उत्पन्न करना। प्रबलित सक्शन कप कोमलता और कठोरता के बीच बारी बारी से काम कर सकते हैं। बल के साथ संपीड़ित और विस्फोटित हो सकते हैं, जिससे शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। अति संवेदनशील स्पर्शक उच्च श्रेणी की बल प्रतिभा प्राप्त कर चुका है। अपने असंख्य अंगों के माध्यम से बल को अवशोषित कर सकता है। स्पर्शकों से विकसित होने वाली आंतरिक दृष्टि जैसी संवेदना अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है। कमजोरी सिर शक्ति का मूल्यांकन पिंग। विकास चरण पीक टियर 7 ब्लैक। लियोनेल जमीन पर भारी होकर गिरा, उसके दोनों हाथों में आयना की कुल्हाड़ी कसकर पकड़ी हुई थी। वह अब और नहीं रुका, उसकी शक्ति फूट पड़ी। उसके आसपास का स्थान एक उफनते तूफान की तरह हो गया, जो उसके चारों ओर की हवा को चीरता हुआ बिखर गया। उसके बाल नाच रहे थे, उसकी आंखों में छिपी हरी रोशनी चमक रही थी। यह शापित ऑक्टोपस असल में एक एस ग्रेड राक्षस था, लेकिन वह ठीक था।
लियोनेल को जो बेड़ियां आमतौर पर जकड़े रहती थीं, वे पूरी ताकत से खुल गईं। इंसान के सामने तो वह नासमझी से हिचकिचा सकता था, लेकिन जानवर के सामने उसे कोई झिझक नहीं थी। ये जानवर राक्षस हो सकता है, लेकिन वह भी एक राक्षस था। लियोनेल मोरालेस फोर्स एम्पलीफाइड। शक्ति 1.30, गति 1.30, चपलता 1.30, समन्वय 1.70, सहनशक्ति 1.50, जोड़ 0.050, प्रतिक्रिया 1.70, आत्मा 1.30, बल 0.40। लियोनेल के शरीर के चारों ओर फोर्स चीख रही थी। उससे एक विशाल आभा उमड़ रही थी जिससे ऑक्टोपस झिझक रहा था। उसके तंतु लगातार फड़क रहे थे, मानो उससे आभास हो रहा हो कि उससे भी ज्यादा भयानक कोई चीज उसके सामने खड़ी है। अपनी सुविधाजनक जगह से वह लियोनेल को मुश्किल से देख पा रहा था। उसकी आंखें बहुत ऊंची थीं और लियोनेल बहुत छोटा था। ऐसे कीड़े को मारना तो बहुत आसान था, तो फिर उसे ऐसा क्यों लग रहा था? आयना लियोनेल की पीठ पर लेटी हुई थी, उसकी सांसें बहुत स्थिर थीं। हालांकि हर बार जब लियोनेल अचानक कोई हरकत करता तो उसे अपने पूरे शरीर में एक तेज दर्द महसूस होता, लेकिन उसके चेहरे पर जरा भी बदलाव नहीं आया था, न ही उसने जरा सी भी आवाज निकाली थी। लेकिन अब वह एक बार फिर हैरान थी। इस तरह की धमकी बहुत जबरदस्त थी। उद्धरण। हालांकि वह अभी इतना शक्तिशाली नहीं है कि ऐसी आभा दिखा सके। थोड़ी देर बाद जानवर और अधिक क्रोधित हो जाएगा। SSSSSSKKRRRREEEEEEE। आयना ने अभी अपने विचार समाप्त ही किए थे कि ऑक्टोपस की दहाड़ ने एक बार फिर से आसपास के वातावरण को हिला दिया। लियोनेल के सबसे नजदीकी दो तंबू उसकी ओर झपटे। ऑक्टोपस के आकार के कारण लियोनेल उन दोनों के बीच में ही खड़ा हो सका। अपनी शक्ति कुल्हाड़ी में डालो, आयना ने जल्दी से कहा। इसमें एक मुख्य क्षमता है जिसका इस्तेमाल अभी किया जा सकता है, तुमने इसे पहले भी देखा है। लियोनेल को आयना से ये सब बताने की जरूरत नहीं थी, वह पहले से ही तैयार था। उसकी शक्ति बढ़ गई, जिससे युद्ध कुल्हाड़ी की लाल चमक कई गुना बढ़ गई। कुल्हाड़ी की धार से एक भ्रामक ब्लेड निकला, जिससे हथियार का आकार कई गुना बढ़ गया। हाँ, लियोनेल के होठों से एक दहाड़ निकली। उसका शरीर एक साथ खींच गया। उसकी शक्ति बेकाबू थी, लेकिन जब वह पूरी ताकत से नीचे झूल रहा था, तो उसकी मांसपेशियां नियंत्रित क्रोध में फड़क रही थीं। विस्तारित ब्लेड ने दाहिने स्पर्शक में कई मीटर तक छेद कर दिया, लेकिन पूरी तरह से अंदर नहीं जा सका। उस समय ऑक्टोपस की शोकपूर्ण चीख के बाद उसके दूसरे तंतु का प्रहार लियोनेल की पीठ पर हुआ। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं थी जो लियोनेल को ऐसा होने देती। आखिरकार आयना उसकी पीठ पर थी और पहले से ही घायल थी। वह ऐसा वार कैसे सह सकती थी? जैसे ही उसे एहसास हुआ कि उसके पास एक ही वार में तंतु को काटने की ताकत नहीं है, उसने तुरंत अपनी दूसरी योजना को अंजाम दिया। मानो वह विशाल कुल्हाड़ी किसी चट्टान पर चढ़ने वाले का हुक हो, उसने उसे जोर से नीचे खींचा तथा ऑक्टोपस की कठोर त्वचा को एक लंगर के रूप में प्रयोग करते हुए स्वयं को दूसरे वार से ऊपर उठाया। लियोनेल आधे कटे हुए तंबू के ऊपर गिरा, उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। उसने सोचा भी नहीं था कि ऑक्टोपस की त्वचा कितनी फिसलन भरी होगी और उसके पैर लगभग उसके नीचे से निकल गए थे। टकराना। दूसरा तंतु पहले तंतु पर गिरा, लियोनेल को अपने बीच चिमटे की तरह कुचलने में नाकाम रहा। लेकिन इस झटके से लियोनेल, जो अभी अभी अपने पैर जमा पाया था, एक बार फिर लड़खड़ा गया। और इस बार वह समय पर संभल नहीं पाया। धिक्कार है। लियोनेल एक तरफ गिर पड़ा। ऑक्टोपस की क्रोधित और पीड़ा भरी दहाड़ें उसके जोकर शो की पृष्ठभूमि बन गईं। ये देखकर कि लियोनेल अब उसके तीसरे स्पर्शक की मारक सीमा के भीतर था, पागल जानवर ने लियोनेल के गिरते हुए शरीर की ओर झपट्टा मारने में संकोच नहीं किया। लियोनेल का दिमाग घूम गया और उसकी निगाहें चमक उठीं। चूंकि यह ऐसा है, इसलिए इसका फायदा उठाने के लिए मुझे दोष मत दीजिए। उसके तंतु के ऊपर रहना बहुत खतरनाक था, भले ही वह तंतु अभी अभी बुरी तरह घायल हुआ हो। अगर यह जानवर दर्द सहने के लिए तड़पता रहा, तो लियोनेल को एक हल्के से झटके से हवा में उछालना उसकी मौत की गारंटी हो सकता था। लियोनेल को पहले से ही पता था कि यह कितना जोखिम भरा होगा, इसलिए उसने पहले ये देखने की कोशिश की कि क्या वह एक टेंटेकल को काट सकता है। जब उसे ऐसा जोखिम उठाना पड़ा, तो वह जितनी जल्दी हो सके ऑक्टोपस के सिर की ओर दौड़ना चाहता था। आखिरकार, भले ही यह राक्षस बड़ा था, फिर भी किनारे से किनारे तक उसकी दूरी केवल 50 मीटर थी, और टेंटेकल के एक सिरे से उसके सिर तक की दूरी मुश्किल से 20 मीटर थी। ऐसे में लियोनेल समय रहते ये दूरी तय कर सकता था।
लेकिन कौन जानता था कि यह शापित चीज इतनी फिसलन भरी होगी कि वह, जो शायद पृथ्वी पर सबसे अधिक समन्वय क्षमता का दावा करता था, एक नवजात बछड़े की तरह लड़खड़ा जाएगा। ये तो निराशाजनक होना चाहिए था, उसे खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन लियोनेल की निगाहें रात के अंधेरे में दो मशालों की तरह चमक रही थीं। बिना किसी हिचकिचाहट के लियोनेल ने एक बार फिर कुल्हाड़ी उठाए और उस पहले से ही घायल अंक को चीर दिया जिससे वह बिना किसी हिचकिचाहट के गिर रहा था। एक तेज गति से उसने अपने गिरने को रोका और कुल्हाड़ी को एक बार फिर हुक की तरह इस्तेमाल किया, जिससे वह चकाचौंध कर देने वाली गति से आगे की ओर बढ़ गया। लियोनेल तो पागल था, मानो ऑक्टोपस पर लिपटा हुआ फिसलन भरा तरल कोई सर्फबोर्ड हो और उसका शरीर कोई सागर। वह उस पर ऐसे फिसला जैसे उसके पीछे कुछ न कुछ छवियां छोड़ गया हो। ऑक्टोपस का स्पर्शक चूक गया और एक बार फिर उसके ही घायल अंग से टकरा गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा में उड़ते जहाज को कैसे सटीक रूप से गिरा सकता है, फिर भी उस परेशान करने वाली मक्खी को मार नहीं सकता। उसे अभी यह समझ पाना बाकी था कि सीधी रेखा में पूर्व निर्धारित रास्ते पर चलने वाली किसी चीज को मारना, हवा में उड़ते पंख की तरह परिस्थिति के अनुसार ढल जाने वाली किसी चीज को मारने से कहीं ज्यादा आसान है। हालांकि लियोनेल को अभी भी एक कीमत चुकानी थी। उसे गति की जरूरत थी। वह वास्तव में इसके लिए तरस रहा था। वह अपनी शक्ति का पूरी तरह इस्तेमाल कर रहा था, और ये तो कहना ही क्या कि उसका शरीर भी अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। वह अब यहां और नहीं रुक सकता था। कौन जाने कि अब कोई और राक्षस उसकी ओर बढ़ रहा हो। लेकिन सबसे जरूरी बात यह थी कि उसे जितनी जल्दी हो सके उस तंतु के पार सरकना था। इसलिए उसने आईना की कुल्हाड़ी उस चीज की खाल में धंसी रहने दी। लियोनेल एक चमकती हुई बिजली की तरह ऑक्टोपस के सिर की ओर तेजी से बढ़ा। हालांकि वह उतना निहत्था नहीं था जितना कोई उम्मीद कर सकता था, बल्कि उसके हाथ में एक आदिम भाला दिखाई दिया जिसकी आभा हवा में उठती और लहराती हुई दिखाई दे रही थी। उसका खून खौल उठा, उसकी गहराइयों से एक उबलता हुआ उत्साह फूट पड़ा। लेकिन लियोनेल इस बार उस आदिम चेतना को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे सकता था। अभी सिर्फ वही ऐसा कर सकता था। ऑक्टोपस को मंडराते खतरे का आभास हो गया। उसने लियोनेल को दूर फेंकने के लिए अपना घायल तंतु उठाने की कोशिश की, लेकिन जब तक उसने ऐसा किया, लियोनेल उसके अंत के करीब पहुंच चुका था। तो हालांकि लियोनेल उड़ गया था, लेकिन वह उसके सिर के ठीक बीच में था। ऑक्टोपस के लिए लियोनेल मानो आसमान से उतरा मौत का देवता था। उसकी हत्या का इरादा ही उसे स्तब्ध कर देने के लिए काफी था। एक पल के लिए तो उसे समझ ही नहीं आया कि उनमें से असली राक्षस कौन है। घबराहट में ऑक्टोपस ने लियोनेल पर अपनी सारी ताकत झोंक दी। उसे अपने सिर की परवाह नहीं थी, क्योंकि उसके सभी 8 अंगूठियां पीछे की ओर मुड़ गईं और आकाश में उस राक्षस की ओर बढ़ गईं जो उसकी ओर बढ़ रहा था। लियोनेल ने जब पहली बार अपने भाले से हवा की पुकार का इस्तेमाल किया था, तब उसने सिर्फ एक फोर्स नोड बनाया था। पिछली बार जब उसने इसका इस्तेमाल किया था, तो उसके हाथ पर मौजूद फोर्स 8 उसे फोर्स इस्तेमाल करने की सीमा तय कर रहा था। लेकिन अब उस पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी। उसके हाथ में भाला जोर जोर से हिल रहा था, लेकिन उसका हाथ एक स्टील क्लैंप की तरह था जो उसे दबाए हुए था, तथा उसकी आंखों की रोशनी तेज होती जा रही थी। हवा की पुकार। लियोनेल के भाले की नोक के चारों ओर हवा इतनी तेज हो गई कि उसे नंगी आंखों से देखा जा सकता था। एक हिंसक चक्रवात एक बिंदु पर केंद्रित हो गया था। जैसे ही लियोनेल आगे बढ़ा, उसके आदिम भाले से छर्रों की बौछार होने लगी। लेकिन वार सही रहा। हवा को चीरता हुआ ऑक्टोपस के सिर की ओर बढ़ा। एस 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 के आर 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 ई। एक पल के लिए दुनिया खामोश हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे लियोनेल के आखिरी वार ने कुछ भी नहीं किया हो। हालांकि एक पल बाद ऑक्टोपस के सिर का बीच का हिस्सा मुड़ने लगा। फिर उसकी सख्त त्वचा भी मुड़ने के क्रम में फट गई और फटकर अलग हो गई। घुमावदार सुरंग अपनी गति बढ़ाती जा रही थी। पहले तो सब कुछ धीमा सा लग रहा था, लेकिन अगले ही पल वह तेज हो गई। त्वचा की पहली परत को भेदने में कई सेकंड लगे, लेकिन पलक झपकते ही ऑक्टोपस के सिर के पिछले हिस्से से हवा का एक तेज झोंका निकल गया। एक शोकपूर्ण चीख के साथ विशालकाय राक्षस बाहर निकला। उसके अंतिम पंजे लियोनेल की ओर एक अंतिम हताश विनती के रूप में टूट पड़े। हवा में लियोनेल के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसके जूतों का ठंडापन अभी भी खत्म नहीं हुआ था, और अगर खत्म भी हो गया होता तो भी उसे यकीन नहीं था कि उसके पास उन्हें सक्रिय करने के लिए कोई ताकत बची है। उसने उस आखिरी वार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। ये भी कोई खास बात नहीं थी।
अगर उसकी चेन वाला हार उसे मरने से बचा भी लेता तो उसकी पीठ पर बंधी आईना का क्या। लियोनेल की लड़ाकू इच्छाशक्ति आकाश से नीचे गिरते ही भड़क उठी, उसकी आखिरी ताकत भी प्रकट हो गई। लियोनेल को सचमुच ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई बदकिस्मत सितारा हर जगह उसका पीछा कर रहा है। ऑक्टोपस के आखिरी हमले की आशंका के बावजूद उसने इस तरह आसमान में छलांग लगाने की हिम्मत इसलिए की क्योंकि उसे उम्मीद थी कि मरने के बाद वह भी इनवैलिड्स की तरह गायब हो जाएगा। ऐसे में चिंता की कोई बात नहीं होगी। लेकिन कौन अनुमान लगा सकता था कि न केवल ये गायब नहीं होगा बल्कि इसके जीवन के अंतिम अंगारों की अंतिम गति उसे इस हद तक धमकी देने के लिए पर्याप्त होगी। हालांकि उनके तंतुओं ने अपनी सहारा देने वाली शक्ति खो दी थी, जिससे वे उस जीव के जीवित रहने की तुलना में कहीं अधिक कमजोर हो गए थे, फिर भी वे लियोनेल और आयना की ओर गिर रहे थे। ऑक्टोपस के आकार को देखते हुए लियोनेल उन तंतुओं के भार का हिसाब भी नहीं लगाना चाहता था, वरना वह प्रतिरोध करने का मौका मिलने से पहले ही सदमे से बेहोश हो सकता था। अचानक आयना की आवाज सुनाई दी, कुल्हाड़ी पकड़ो। उसकी आवाज ने उसे विचारों से बाहर निकाला। वह तेजी से मुड़ा और पाया कि ऑक्टोपस के अंग में धंसी कुल्हाड़ी अब निकल आई थी और उनकी ओर उड़ रही थी। लियोनेल को आयना का इरादा तुरंत समझ आ गया। अगर इतनी भारी कुल्हाड़ी तेजी से उनकी तरफ बढ़े तो वह उन्हें उस रास्ते से हटा देगी जिस पर उसके तंबू लगे थे। लियोनेल ने अपने शरीर को हवा में घुमाया और उड़ती हुई कुल्हाड़ी को दोनों हाथों से पकड़ लिया। उफ! हालांकि लियोनेल को लगा कि उसकी बाहें सुन्न हो गई हैं क्योंकि एक जोरदार ताकत ने उस पर प्रहार किया, फिर भी वह इससे ज्यादा खुश नहीं हो सकता था। बस इतना ही काफी था। उनकी दिशा बलपूर्वक बदल दी गई, जिससे वे ऑक्टोपस के अंगों के बीच से उड़ते हुए एक ढही हुई इमारत के अवशेषों की ओर जा गिरे। लियोनेल ने खुद को तैयार किया, अपनी ताकत के आखिरी अवशेषों को अपने पैरों में डाला और भारी रूप से जमीन पर उतरा। ऑक्टोपस के अंततः गिरते ही जोरदार धमाके हुए। ये लड़ाई 1 मिनट भी नहीं चली, लेकिन लियोनेल पूरी तरह से थक गया था। अजीब! लियोनेल ने भौहें चढ़ाईं। उद्धरण ... यहाँ अभी तक कोई इनवैलिड क्यों नहीं है? इससे पहले कि लियोनेल अपने पिता के शब्दकोश से यह पूछ पाता कि क्या उसमें इसका उत्तर है, उसने अचानक महसूस किया कि उसका स्थानिक कंगन अपने आप सक्रिय हो गया। खंडित घन बाहर उड़ गया, उसके अनेक टुकड़े टूट गए और ऑक्टोपस की लाश को ढक लिया, तथा फिर से लियोनेल की हथेली के आकार का हो गया। लियोनेल ने आश्चर्य से आंखें झपकाईं। लगता है इस चीज में अपनी ही बुद्धि है। इसे और कैसे समझाओगे? हालांकि लियोनेल क्यूब को और गौर से देखना चाहता था, लेकिन उसके पास इसकी इजाजत नहीं थी। क्यूब को एक तरफ रखकर वह फिर से दौड़ने लगा। भाले के बिना उसके लिए हवा की पुकार का दोबारा इस्तेमाल करना मुश्किल होता। बल तकनीकें बहुत खतरनाक थीं, इसलिए उसने सीख लिया था कि उन्हें मनमर्जी से नहीं बदलना चाहिए। उसके लिए इसे कुल्हाड़ियों के लिए उपयुक्त तकनीक में बदलना नामुमकिन था। इसके अलावा अगर वह ऐसा कर भी सकता है, तो वह किस बल के साथ ऐसा करेगा? यहाँ कोई भी विकलांग क्यों नहीं है? लियोनेल ने शब्दकोश से पूछा जो अब उसकी हथेली में था। पिंग गणना कर रहा हूँ। सबसे संभावित कारण इनवैलिड्स की प्रकृति से संबंधित है। इनवैलिड सहज प्रवृत्ति के प्राणी होते हैं जिनका एकमात्र उद्देश्य भक्षण करना और विकसित होना होता है। हालांकि वे केवल अपनी प्रजाति के प्राणियों को ही भक्षण कर सकते हैं। भिन्न प्रजाति के शक्तिशाली प्राणी उनके लिए बहुत बड़ी बाधा होते हैं क्योंकि वे बिना किसी लाभ के खतरे का स्रोत होते हैं। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ये सुनकर लियोनेल फिसलकर रुक गया। अब जब उसने ऑक्टोपस के बारे में सोचा तो उसे वही ग्रेट इनवैलिड तभी दिखाई दिया जब वह उससे कुछ दूरी पर था। बात बस इतनी थी कि ऑक्टोपस अपनी छलांग लगाने की क्षमता से बहुत दूर तक जा सकता था। लेकिन यदि प्रजाति की कोई सीमा होती तो यह ऑक्टोपस इतनी उत्सुकता से उसके पीछे क्यों आता? रुको, ये ऑक्टोपस गायब नहीं हुआ, इसलिए इसके इनवैलिड होने की संभावना कम ही है। कोई और वजह जरूर होगी जिसकी वजह से इसने मुझे अपना संभावित भोजन समझा, और वह वजह शायद इस बात से जुड़ी हो कि सेगमेंटेड क्यूब ने खुद ही ऐसा क्यों किया। छोड़ो, अभी इस बारे में सोचने का समय नहीं है। मुझे फोर्ट वापस जाने पर ध्यान केंद्रित करना है। जल्दी से बताएं, विकलांग लोग अपनी प्रजाति के सदस्यों और जो नहीं है उनके बीच अंतर कैसे करते हैं? लियोनेल को एहसास हुआ कि इसका मतलब ये हो सकता है कि सभी विकलांग लोग मनुष्य नहीं हैं, लेकिन उसके पास इस पर विचार करने का समय नहीं था। पिंक सीड को जवाब देते हुए, ये निर्भर करता है। निम्न स्तर के इनवैलिड ज्यादातर घ्राण इंद्रियों पर निर्भर करते हैं। उच्च स्तर के इनवैलिड के पास और भी कई विकल्प होते हैं जिन्हें सूचीबद्ध करना बहुत मुश्किल है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। लियोनेल की निगाहें चमक उठीं।
जिस जगह पर वह रुका था ठीक वही जगह थी जहां उसने ऑक्टोपस के तंतु को चीर दिया था। संयोग से वहां भयानक नीला खून था। दांत पीसते हुए उसने निर्णय लिया, इसके लिए क्षमा करें आईना। तारांकन तारांकन। 1.5 दिन बाद रात के अंधेरे में रॉयल ब्लू फोर्ट की गश्ती इकाई को ऐसा महसूस हुआ जैसे वे अंडे के छिलके पर चल रहे हों। हाल के दिनों में इनवैलिड की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार पेरीमीटर 7 में कुछ बड़ा हुआ है, जिसके कारण इनवैलिड टाइड्स की पहली घटनाएं हुई हैं। अच्छी खबर ये थी कि उनका लक्ष्य किला नहीं था, लेकिन अवशिष्ट प्रभावों ने आरोहण अंक प्राप्त करने के आसान काम को जीवन और मृत्यु के संघर्ष में बदल दिया था। इस राउंड के दौरान हेड पेट्रोल गार्ड एक टियर 2 ऑफिसर डोरान था। वह बस अपनी बदकिस्मती को कोस सकता था। अगर यह एक दिन बाद होता तो वह एफ ग्रेड जोन में दाखिल होने के लिए आवेदन कर सकता था और इस सारी बकवास से बच सकता था। लेकिन अब वरिष्ठ अधिकारी ऐसे खतरनाक समय में अनुभवहीन गश्ती दस्तों को प्रशिक्षित करने का जोखिम नहीं उठाना चाहते थे, इसलिए वह अपनी शिकायतों को सहकर अपनी गश्ती जारी रख सकता था। कम से कम वह उन टियर 3 अधिकारियों से तो बेहतर था जिनके पास गश्त करने के लिए परिधियां थीं। मुझे नीचा दिखाने का यही अंजाम होगा तुम सबको। यह एहसास होने पर कि दूसरों की स्थिति उससे भी अधिक खराब है, डोरान को बहुत अच्छा महसूस हुआ। उसने किले की दीवारों के ऊपर से नजरें घुमाईं। वह ये काम इतनी बार कर चुका था कि गिनती ही भूल गया था। उसे उम्मीद थी कि इस बार भी वह बाकी कामों से अलग नहीं होगा, लेकिन इस बार वह अचानक ठिठक गया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने दूरबीन निकाली, उसे आगे बढ़ाया और अंदर देखा। तकनीक की सीमाओं के कारण वह इस आदिम उपकरण का इस्तेमाल ही कर सकता था, लेकिन इससे उसकी प्रभावशीलता में कोई बदलाव नहीं आया। डोरान ने पलकें झपकाईं। उसने जो देखा उससे वह स्तब्ध रह गया। वहां 2 इंसान थे, लेकिन किसी अजीब चटकते गहरे नीले पदार्थ से ढके हुए। उनमें से एक दूसरे को गोद में लिए हुए लग रहा था, लेकिन उनकी हालत सिर्फ दुखी ही कही जा सकती थी। युवती को गोद में उठाए युवक एक विशाल कुल्हाड़ी जमीन पर घसीट रहा था। शायद उसे पता था कि ऐसा करने से उसके कदम धीमे पड़ जाएंगे, लेकिन उसकी बाहों में अब उस विशाल कुल्हाड़ी को उठाने की ताकत नहीं बची थी। यदि लियोनेल और आईना नहीं तो ये दोनों और कौन हो सकते हैं? हालांकि ऑक्टोपस के खून ने एक निश्चित सीमा तक काम किया था, लेकिन ये बस एक निश्चित सीमा तक ही था। बी ग्रेड से नीचे के विकलांगों पर इसकी प्रभावशीलता 100% थी, लेकिन बी ग्रेड पर यह मुश्किल से 50% प्रभावी थी। ए ग्रेड के विकलांगों के लिए ये 20% भी प्रभावी नहीं थी। आखिरकार उन्हें सिर्फ 50 किलोमीटर पार करने में एक दिन से ज्यादा लग गया, क्योंकि लियोनेल ने जो शुरुआती हंगामा किया था उससे एक इनवैलिड टाइड पैदा हो गया था। वह इतना थक गया था कि उसके पैर अब अपने भी नहीं लग रहे थे। हालांकि किले की उभरती दीवारों को देखने के बावजूद लियोनेल के दिल की बेचैनी कम नहीं हुई, बल्कि वह बढ़ती ही गई, क्योंकि जिस खतरे का उसे इंतजार था वह अभी तक सामने नहीं आया था। डोरान की पुतलियां सिकुड़ गईं। ये वही लोग हैं। मुझे जूनियर गवर्नर ड्यूक को सूचित करना होगा। लियोनेल कमजोरी से अपने शरीर को घसीटता हुआ किले के दरवाजे के अंदर पहुंचा। उसकी आंखें आधी बंद थीं और उसके कदम इतने छोटे थे कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वह चल रहा है, लेकिन आखिरकार वह पहुंच ही गया। उसके शरीर का हर अंग मानो अपने आखिरी पड़ाव पर था। उसे भी हैरानी थी कि वह अभी भी जिंदा था। बस यही कहा जा सकता था कि इंसान की जीवित रहने की क्षमता बहुत बड़ी है। नमस्ते नमस्ते। लियोनेल का सिर हिल गया क्योंकि उसे अचानक लगा कि कोई उसे पुकार रहा है। उसने ऊपर देखा तो वही टियर 2 ऑफिसर डोरन उसके सामने खड़ा था। उसके हाथ में एक चमकदार टॉर्च लहरा रही थी। लियोनेल ने आंखें सिकोड़ ली, क्योंकि उसे प्रकाश की ओर देखने में कठिनाई हो रही थी। आखिर यह आदमी मेरे चेहरे पर ऐसा कुछ क्यों लहरा रहा है? ये कहना सही होगा कि लियोनेल अपनी आखिरी सांस तक पहुंच चुका था। उसे नींद और ताकत दोनों की कमी थी, इसलिए भले ही वह एक संथी क्यों न हो, उसका धैर्य बहुत कमजोर था। उस पल उसमें इतनी कमजोर इच्छा भी थी कि वह घसीट रही इस विशाल कुल्हाड़ी को एक बार फिर इकट्ठा करे और इस कमीने को 2 टुकड़ों में काट डाले। अंततः वह स्वयं को नियंत्रित करने में सफल रहा। उद्धरण चिन्ह ... क्या आपको लगता है कि आप मुझे अनदेखा कर सकते हैं? आप कोई बड़े शख्स हो सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ प्रोटोकॉल का पालन करना होता है। डोरान के होठों से थूक निकला, जिसमें से कुछ उसकी घनी मूंछों पर भी चिपक गया जब उसने लियोनेल से पूछताछ करने की कोशिश की। वह बिल्कुल गलत नहीं था। लियोनेल और आयना अपनी पोस्ट पर कब्जा करने से पहले ही अपनी परिधि छोड़ चुके थे। ये पहले से ही एक अपराध था।
इसके अलावा वे अपनी सौंपी गई सैन्य जीप लेकर वापस नहीं लौटे। एक और अपराध। अब डोरान पहले ही लियोनेल से कई सवाल पूछ चुका था जिनके उसे कोई जवाब नहीं मिला, और जाहिर है यह एक और अपराध था। वे अभी भी कोड रेड क्लास 9 राज्य में थे। ऐसे राज्य में अपराधों की सजा सामान्य से कई गुना ज्यादा कड़ी होती थी। यहां तक कि दुकान से चोरी जैसी मामूली बात के लिए भी 20 या उससे ज्यादा साल की जेल हो सकती थी। जब अपराध सैन्य आदेश से संबंधित होते थे तो दंड और भी कठोर होता था, जैसा कि सैन्य कानून में होता था। लियोनेल और आयना सेना के आधिकारिक सदस्य नहीं थे, इसलिए उनकी सजा कम हो सकती थी। आखिरकार किले में मदद के लिए हाथ तो बहुत थे और हर ताकतवर व्यक्ति का अपना महत्व था। डोरान को ये बात जरूर पता थी, लेकिन वह असंतुष्ट था क्योंकि उसे लग रहा था कि लियोनेल उसे नजरअंदाज कर रहा है। साफ है, डोरान को यह एहसास नहीं था कि वह अभी भी टियर 2 अधिकारी अपनी मूर्खता की वजह से ही बना हुआ है। लियोनेल की हालत को देखते हुए कौन यह मान सकता था कि वह किसी व्यक्ति को नजरअंदाज कर रहा था, बजाय इसके कि उसे एहसास हो कि वह अपनी उड़ान के अंत में एक तीर था। लियोनेल की मुश्किल से खुली आंखें धीरे धीरे चौड़ी हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे इस क्रिया में उसकी सारी ताकत लग गई हो, लेकिन डोरान ने जो देखा उससे वह बेकाबू होकर पीछे की ओर लड़खड़ा गया और आखिरकार उस चकाचौंध कर देने वाली रोशनी को लियोनेल से दूर जाने दिया। एक जंगली जानवर जो किसी भी पल हमला कर सकता था, यही उसने देखा। जैसे ही वह जमीन पर गिरा, उसके मन में एक दहाड़ उठी। उसकी पीठ में ठंडक और पसीना दौड़ गया। जब वह लियोनेल की ओर देख रहा था, उसकी आंखें भय से भरी हुई थीं। बाकी अधिकारी अजीब से भावों से डोरन की तरफ देखने लगे। लियोनेल ने तो बस उसे देखा ही था, कुछ नहीं किया था। क्या इस तरह प्रतिक्रिया देने की जरूरत थी? लियोनेल धीरे धीरे गिरे हुए टियर 2 ऑफिसर के पास से गुजरा। उसके मन में बस आराम करने का ख्याल था। उसे बस अपने बिस्तर पर वापस जाना था। नहीं, कोई भी बिस्तर चलेगा, वह ज्यादा नखरेबाज नहीं था। फिर वह पूरे एक सप्ताह तक सो सकता था और यह सब भूल सकता था। तभी लियोनेल का रास्ता और भी तेज रोशनियों से भर गया, लेकिन इस बार ये रोशनियां किसी टॉर्च से नहीं, बल्कि कुछ गाड़ियों से आ रही थीं। रात के आसमान के नीचे उनकी तेज रोशनियों ने लियोनेल की आंखों में जलन पैदा कर दी। लियोनेल के दिल में निराशा और गहरी होती जा रही थी। वह बस सोना चाहता था। ये सब लोग लगातार उसका रास्ता क्यों रोक रहे थे? वह पहले से ही घर के बहुत करीब था। वह बाहरी शहर से भ्रम की धुंध से होते हुए भीतरी शहर में पहुंच चुका था। वह अपने बिस्तर से कुछ ही पल दूर था कि अचानक उसने पाया कि उसे जो हवेली दी गई थी, उसके चारों ओर कुछ शटल बसें थीं। लियोनेल मोरालेस, जूनियर गवर्नर ड्यूक आपसे कुछ बातें करना चाहेंगे। इस समय लियोनेल को अपने सीने में उबलता हुआ गुस्सा महसूस हुआ। उनसे कुछ बात? अभी उन्होंने न तो चिकित्साकर्मी भेजे और न ही यह पूछा कि वह ठीक है या नहीं, बल्कि उन्हें कहा कि वे उनके शव को घसीटकर गवर्नर ड्यूक के बेटे के पास ले जाएं, जो खुद आने की भी जहमत नहीं उठा सके। लियोनेल को इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि जूनियर गवर्नर ड्यूक का यहां आना इस बात का संकेत था कि उन्होंने ए ग्रेड जोन पास कर लिया है। अभी अभी जो कुछ उन्होंने झेला था, उसकी तुलना में क्या ए ग्रेड जोन की तुलना भी की जा सकती है? हालांकि अपने आसपास इतने सारे शटल, शायद हथियार तकनीक से लैस, लियोनेल सोच भी नहीं पा रहा था कि वह क्या करे। वह इतना थका हुआ था कि अपना गुस्सा भी जाहिर नहीं कर पा रहा था। दूसरों का मानना था कि लियोनेल बहुत ही सौम्य स्वभाव के थे, और वह थे भी। लेकिन उनके बारे में कुछ ऐसा था जिसकी ओर जेम्स ने राष्ट्रीय चैंपियनशिप के दिन इशारा किया था। लियोनेल जानता था कि जेम्स गेम हारने की कोशिश कर रहा है। वह ये भी जानता था कि उसके दोस्त के अपने कारण होंगे। हालांकि वह अपने सबसे अच्छे दोस्त और उस गेम के बीच फैसला नहीं कर पा रहा था जो वह पहले 3 बार जीत चुका था। जेम्स उसके लिए भाई जैसा था। वे 4 साल तक साथ साथ रहे थे। कोई और भी ऐसी दोस्ती की खातिर उसे एक बार मान जाता और जानबूझकर खेल हार जाता। फिर भी ऐसा करने के बजाय लियोनेल ने एक तरीका ढूंढ लिया जिससे न केवल उसके दोस्त को चोट पहुंचेगी बल्कि अंत में वह खेल भी जीत जाएगा। बेशक लियोनेल को इतने लंबे समय से जानने के कारण जेम्स अपने दोस्त की असलियत आसानी से पहचान गया। दूसरों को शायद लगा होगा कि लियोनेल को इसकी जानकारी ही नहीं है, लेकिन जेम्स जानता था कि लियोनेल भले ही कोमल हृदय का था, लेकिन उसे सबसे ज्यादा नफरत हार से थी। लियोनेल का अपने पिता के दृढ़ता और सम्मान के मंत्र पर जोर देना शायद किसी बच्चे की तरह अपने पिता को आदर्श मानने जैसा लगे, लेकिन यह उससे कहीं ज्यादा गहरा था।
यह इतना गहरा था कि लियोनेल खुद इसे पहचान नहीं पाया, सिर्फ उसके सबसे करीबी लोग ही इसे पहचान पाए, बिल्कुल जेम्स की तरह। इसलिए जब लियोनेल अपने सीने में उबलते क्रोध के साथ जूनियर गवर्नर ड्यूक के निवास की ओर जा रहा था, जिसके बारे में वह कुछ नहीं कर सकता था, तो वह छिपा हुआ जानवर लगातार हमला कर रहा था। उसके आसपास का माहौल असहनीय हो गया था। उसके आसपास के अनुभवी सैनिकों को भी सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। सिर्फ एडमिरल मिलन जैसे टियर 5 के अनुभवी सैनिक ही मुश्किल से अपने घुटनों को आपस में टकराने से बचा पा रहे थे। जल्द ही कमजोर शरीर और सब कुछ के साथ लियोनेल ने खुद को एक ऐसे आलीशान घर के बैठक कक्ष में पाया जो उसके अपने घर से कहीं ज्यादा आलीशान था। सब कुछ सोने और सफेद रंग से सराबोर लग रहा था, मानो सूर्य देव अपोलो ही उस घर के मालिक हों। फिर भी जूनियर गवर्नर ड्यूक का कोई पता नहीं चला। लियोनेल को जब तक दो आवाजें सुनाई नहीं दी, तब तक उसे एहसास नहीं हुआ कि लिविंग रूम के ऊपर एक चबूतरा है जिसमें घुमावदार सीढ़ियां जा रही थीं। दुर्भाग्यवश वह इतना कमजोर महसूस कर रहा था कि अपना सिर भी नहीं उठा पा रहा था। वह केवल अपने ऊपर खड़े दो लोगों के जूते ही देख पा रहा था और यह समझ पा रहा था कि वे दो आदमी हैं। माइल्स, इस बार मुझे सचमुच तुम्हारा शुक्रिया अदा करना है। तुम्हारी मदद के बिना मुझे नहीं लगता कि मैं अपने शहीद साथियों का बदला ले पाऊंगा। क्या हमारे बीच ऐसी बातों की जरूरत भी है, शिमोन? और हाँ, मेरे गवर्नर ड्यूक परिवार का भी कर्तव्य है कि वे कानून व्यवस्था बनाए रखें। चाहे आप आगे आएं या नहीं, आपको उचित सजा जरूर मिलेगी। लगता है मैंने बहुत ज्यादा चिंता कर ली है। लियोन परिवार सचमुच भरोसेमंद है। दोनों युवकों की बातें रुक गईं। लियोनेल को थोड़ा सा अंदाजा हो गया कि वे नीचे की ओर उसकी ओर देख रहे थे। लियोनेल मोरालेस, आइना ब्रेजिंगर, माइल्स नाम के आदमी की आवाज लियोनेल के कानों में गूंज रही थी। उनकी बातचीत से लियोनेल समझ गया कि वह जरूर जूनियर गवर्नर ड्यूक होगा। हमारे पास सबूत हैं कि आपने हमारे असेंशन साम्राज्य के 6 नागरिकों की हत्या में सहयोग किया है। मार्शल लॉ के बिना भी सजा मौत होती। साम्राज्य के नागरिक होने के नाते आपको ये जानने का अधिकार है कि आपको किस अपराध के लिए कैद किया जा रहा है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। उन्हें तहखाने में ले जाओ, वे मुकदमे तक वहीं रहेंगे। युवक उदासीनता से बोला, उसके लिए यह मुकदमा बस एक दिखावा था। वे दोनों तो मानो मर ही गए थे। खैर, लियोनेल मर जाएगा। उसकी पीठ पर बैठी लड़की को जंजीरों में बांधकर ब्रेजिंगर परिवार के पास भेज दिया जाएगा। लियोनेल को कुछ समझ आया। वह थोड़ा नासमझ था। उसने ज्यादा नहीं सोचा था कि यहाँ क्या होगा, क्योंकि वे एक हवेली में घुस रहे थे। अगर वे मुसीबत में थे तो क्या उन्हें सीधे जेल नहीं भेज दिया जाना चाहिए था? लेकिन तभी उसे समझ आया, उनके जैसे दो वेरिएंट के लिए माइल्स की भ्रमकारी क्षमता सबसे बेहतरीन जाल थी। लियोनेल ने बड़ी मुश्किल से अपना सिर उठाया और तभी उसे दो युवकों के चेहरे दिखाई दिए। उनमें से एक के सिर पर सफेद सुनहरे बाल थे जो लगभग शेर के अयाल जैसे लग रहे थे। दूसरे की बात करें तो लियोनेल की नज़र इतनी धुंधली थी कि वह उसके ज्यादातर चेहरे नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसने जो देखा वह उसकी बाईं आंख के ऊपर लगा मोनोकल था। नहीं, उसे मोनोकल कहना मुश्किल होगा। उसमें 8 लेंस थे जो अंतरिक्ष में एक गोलाकार आकृति में मंडराते हुए प्रतीत होते थे। लियोनेल ने माइल्स की बातों पर ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी, जो माइल्स की उम्मीदों से परे था। हालांकि उसने ये शब्द उदासीनता से कहे थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसे बदले में उदासीनता की उम्मीद थी। दरअसल उसे कई चीखें और गालियां सुनने की पूरी उम्मीद थी। उसे तो ये भी उम्मीद नहीं थी कि लियोनेल भागने की कोशिश करेगा और बाहर निकलने के लिए संघर्ष करेगा। बेशक ये सब व्यर्थ होगा। इस मायावी दुनिया का दायरा लगभग उसके अपने स्वप्न जैसा था। उसकी क्षमता का नुकसान ये था कि इतना बड़ा दायरा तय करने में उसे काफी समय लगता था, लेकिन फायदा ये था कि एक बार ऐसा हो जाने पर न सिर्फ उसकी आत्मा का क्षय कम होता था, बल्कि उसकी शक्ति भी कई गुना बढ़ जाती थी। सच तो यह है कि लियोनेल का खात्मा तो उस समय हो गया था जब वह इस शहर में दाखिल हुआ था। माइल्स का आत्मविश्वास इस बात से साफ जाहिर था कि उसने लियोनेल के हाथ से कुल्हाड़ी भी नहीं छीनी थी। लियोनेल को यहाँ लाने वाले अधिकारी उसे बहुत पहले ही घेर चुके थे। लियोनेल की कोई प्रतिक्रिया न देखकर, जैसा कि अपेक्षित था, उन्होंने भी राहत की सांस नहीं ली। अब तक लियोनेल की नज़र थोड़ी और साफ हो गई थी। वह देख सकता था कि बाईं आंख पर मोनोकल पहने उस युवक के बाल और आंखें बिल्कुल उन 6 वेयरमैन जैसी लाल थीं। वह अपने हाथ पीठ के पीछे बांधे खड़ा था, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसके बेदाग साफ सुथरे और साफ सुथरे कपड़ों से उसकी सावधानी साफ झलक रही थी। लियोनेल ने धीरे से कुल्हाड़ी हाथ में उठाई, जिससे अधिकारी घबरा गए।
लेकिन माइल्स और शिमोन उदासीनता से नीचे देखते रहे। अगर लियोनेल पूरी तरह स्वस्थ भी होता तो भी उन्हें इस जगह उससे डरने की जरूरत नहीं होती, और उसकी इस हालत में तो बिल्कुल नहीं। हालांकि उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि हमला करने के बजाय लियोनेल अपनी आखिरी ताकत का उपयोग करके कुल्हाड़ी को आयना की पीठ पर रखे होल्स्टर में वापस डाल देगा। जो लोग उसे देख रहे थे उन्हें उसके कार्यों का कोई मतलब समझ में नहीं आया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तो तुम मुझसे सौदा करना चाहते हो, क्या ये सही है? लियोनेल की आवाज काफी भारी लग रही थी। अंदाजा लगाया जा सकता था कि उसने 1.5 दिन से पानी की एक बूंद भी नहीं पी थी। उसने अपने शरीर को इतनी जोर से धकेला था कि उसे खड़े होने का भी अंदाजा नहीं था। माइल्स की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसका पहला सहज भाव था कि वह कोई जवाब न दे। उसने बस ऐसा करने से इनकार कर दिया। हालांकि उसने पाया कि उसने ठीक वैसा ही करने के लिए अपना मुंह खोला, इससे पहले कि उसे पता चले कि क्या हो रहा है। मानो उसे मजबूर किया गया हो। करिश्मा का ये स्तर, ये कल्पना करना कठिन था कि उसके सामने एक लड़का था, न कि कोई टियर 7 या उससे ऊपर का जनरल। हालांकि मुंह से शब्द निकलने से ठीक पहले उसने खुद को रोक लिया, लेकिन वह एक अजीब स्थिति में फंस गया था। हर कोई समझ गया कि वह बोलने ही वाला था, और जब उसका मुंह बिना कुछ बोले खुला रह गया तो सभी उसे असमंजस में देख रहे थे। हालांकि अंत में उन्होंने बात तो की, लेकिन वह लियोनेल से नहीं थी। उसे ले जाओ। लियोनेल फिर से हिल गया और माइल्स की भौहें गहरी हो गईं जब उसने अधिकारियों को लगातार हिचकिचाते देखा। उन्होंने देखा कि कैसे उसने 3 चांदी की छड़ें निकाली और उन्हें एक एक करके एक लंबे डंडे में बदल दिया। भ्रम से खुद को बचाने के लिए मेरे पास क्या तरीके हैं? लियोनेल मानो खुद से ही बात कर रहा था। उसकी हर हरकत एक पागल आदमी की तरह थी जिसकी असलियत समझ में नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भी वक्त उन पर टूट पड़ेगा। लेकिन तभी अप्रत्याशित रूप से किसी चीज ने प्रतिक्रिया दी। पिंक सीड की आत्मिक शक्ति इतनी प्रबल है कि कांस्य स्तर से नीचे के भ्रमों से प्रभावित नहीं हो सकती, केवल सीड की आंखों को ही धोखा दिया जा सकता है। सीड को सलाह दी जाती है कि वह अपनी आंखें बंद कर ले और युद्ध के लिए आंतरिक दृष्टि का उपयोग करे। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। जानकारी छोड़ी गई। शब्दकोश के शब्दों ने माइल्स की पुतलियां सिकोड़ दी। उसे रोको। उनके होठों से शब्द निकले ही थे कि लियोनेल की छड़ी की कुंदनोक एडमिरल मिलन के सामने आ गई। लियोनेल को पहले ही अंदाजा हो गया था कि इस टियर 5 एडमिरल में एक ऐसी क्षमता है जो उसकी आवाज का इस्तेमाल करती है। अगर ऐसा न होता तो उसके जैसा कोई व्यक्तिगत युद्ध कौशल न रखने वाला एडमिरल लियोनेल की सुरक्षा के लिए यहाँ क्यों नहीं भेजा जाता? लियोनेल के लिए इस समय कम से कम यही बर्दाश्त हो सकता है कि उसकी सुनने की शक्ति चली जाए या उसके आंतरिक कान पर असर पड़े। सच तो ये था कि लियोनेल की आंतरिक दृष्टि उसकी आंखों से कहीं ज्यादा तेज, ज्यादा विस्तृत और ज्यादा उपयोगी थी। बस लियोनेल अपनी पूरी जिंदगी दुनिया को देखने और उससे जुड़ने के लिए अपनी आंखों का इस्तेमाल करते हुए बड़ा हुआ था। अचानक आंतरिक दृष्टि मिलने से उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे अचानक एक और जोड़ी बाहें मिल गई हो जिनका इस्तेमाल करने की उसे अभी तक आदत नहीं थी। हालांकि अब उसके पास उस पर निर्भर रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जैसे ही वह अपनी आंखें बंद करेगा और अपनी आंतरिक दृष्टि पर पूरी तरह से झुकेगा, उसके शरीर में एक सुकून की लहर दौड़ जाएगी। ऐसा लग रहा था मानो सूखती हुई नदी को अचानक एक साफ झील ने पानी दे दिया हो। शर्म की बात यह थी कि जो बांध झील को नदी से रोक रहा था वह असल में लियोनेल ही था। सब कुछ ज्यादा स्पष्ट और ज्यादा नियंत्रित महसूस हो रहा था। उसके अपने शरीर से लेकर उसके आसपास की हर चीज की बारीकियां बिना किसी देरी के उसके दिमाग में उतर रही थीं। लियोनेल मूर्ख नहीं था। वह जानता था कि मंडरा रहा खतरा अभी टला नहीं है, तो बिना किसी तैयारी के वह यहाँ कैसे वापस आ सकता था। हालांकि उसका शरीर ऐसी हालत में था, लेकिन उसकी शक्ति और आत्मा पूरी तरह से खाली नहीं चल रही थी। एडमिरल मिलन की आंखें चौड़ी हो गईं। वह लियोनेल की ओर एक सघन प्रहार करने के लिए अपना मुंह खोल ही रहे थे कि तभी छड़ उनके सामने प्रकट हो गई। जब उसे एहसास हुआ कि उसमें ब्लेड नहीं है, तो उसने राहत की सांस ली। हालांकि वह इतनी तेज थी कि वह बच नहीं सकता था। वह बस खुद को टक्कर के लिए तैयार कर सकता था। लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी कुंद नोक के पीछे इतना बल होगा। पहली चीज जो उसे महसूस हुई वो थी दीवार जो उसकी पीठ से टकराए। नहीं, ऐसा होना चाहिए था कि उसकी पीठ दीवार से टकराए हो। तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी सारी पसलियां टूट चुकी हैं। वह चीख भी नहीं पा रहा था क्योंकि उसकी अपनी हड्डियां उसके फेफड़ों को चीर रही थीं और उसकी आंखें पीछे की ओर मुड़ रही थीं।
जमीन पर गिरते ही वह ऐसे कांप उठा मानो उसे मिर्गी का दौरा पड़ रहा हो। शायद यही एकमात्र संकेत था कि उसकी जिंदगी एक छोटे से धागे से बंधी हुई थी। साम्राज्य मुझे बहुत दिनों से परेशान कर रहा है, लियोनेल ने धीरे से कहा, उसकी आंखें कसकर बंद थीं। चूंकि तुम मुझे चाहते हो तो आओ और मुझे ले जाओ। बस इतना ही कहा जा सकता है कि वे पूरी तरह से बिना तैयारी के पकड़े गए। जैसा कि लियोनेल ने अनुमान लगाया था, उन पर निगरानी उतनी कड़ी नहीं थी जितनी उन्होंने सोची थी। कायापलट के बाद उनकी दुनिया की तकनीक लगभग पूरी तरह से काम करना बंद कर चुकी थी। इस भविष्यवादी युग में भी तकनीक मूल रूप से विद्युत पर निर्भर थी, जो अंततः इलेक्ट्रॉनों की एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक गति थी। हालांकि बल क्वांटम कणों से बना था जो इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्रयुक्त नियमों को नियंत्रित करते थे। सौम्य तृतीय आयामी बल के चतुर्थ आयामी विश्व के चतुर्थ आयामी बल में विकसित होने के साथ वे मूलभूत नियम जो सब कुछ नियंत्रित करते थे, बदल रहे थे। ऐसे में तकनीक कैसे काम करती रह सकती थी? असेंशन साम्राज्य ने चौथे आयाम में कार्य करने योग्य प्रौद्योगिकी के निर्माण में बहुत प्रयास और अनुसंधान किया था, लेकिन पृथ्वी अंततः अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में थी। कुछ तकनीकें अब भी काम कर रही थीं, इसका एकमात्र कारण ये था कि पृथ्वी अभी भी एक छद्म चतुर्थ आयाम वाली दुनिया थी। कायापलट अभी पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ था, लेकिन ये कहना सुरक्षित था कि पृथ्वी अपनी मूल क्षमताओं का 90% से ज्यादा खो चुकी थी। और अब बाहरी दुनिया में केवल सैन्य जीप जैसी अधिक आदिम तकनीकें ही काम कर रही थीं। जहां तक वेयरमैन शटल की बात है, लियोनेल को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि शटल के मॉडल को संशोधित और डाउनग्रेड किया गया है। अगर ऐसा न होता तो 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तो दूर, एक असली शटल बिना किसी समस्या के ध्वनि अवरोध को भी तोड़ सकती थी। इसका मतलब ये था कि लियोनेल की कल्पना के अनुसार पृथ्वी पर उसका निजी उपग्रह तो दूर, पृथ्वी पर एक भी उपग्रह नहीं बचा था। इसके अलावा उच्चतम श्रेणी की तकनीक का इस्तेमाल केवल उन्हीं जगहों पर किया जा सकता था जहां बल के संचालन में बाधा डालने के लिए डिजाइन किए गए टावर हों। अच्छी खबर यह थी कि लियोनेल उतना निराश नहीं था जितना उसने सोचा था। विमेन ने शायद उन्हें सैन्य जीप में छिपे एक जीपीएस की मदद से ही पाया होगा। हालांकि बुरी खबर यह थी कि लियोनेल को अब पता चल रहा था कि वह आंतरिक शहर में फोर्स का उपयोग करने में पूरी तरह से असमर्थ था, जहां प्रौद्योगिकी फल फूल रही थी। लियोनेल की तरफ से यह एक बड़ी गलती थी। अपनी सफाई में उसने किले में इतना समय नहीं बिताया था कि उसे इस बात का अंदाजा हो। वह बहुत अनुभवहीन था और यहाँ सिर्फ एक ही रात सोया था। लेकिन इस वक्त उसका मन इसकी परवाह करने का नहीं था। वह नाराज था। उसके चेहरे पर भावना की एक बूंद भी नहीं थी, लेकिन उसके सामने खड़े लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे वह उनसे 3 गुना बड़ा है। इस समय उनके दिलों में डर समा गया था। एडमिरल मिलन को अशक्त करने के बाद लियोनेल ने कोई और कदम नहीं उठाया था, मानो वह किसी चीज का इंतजार कर रहा था। वह गवर्नर ड्यूक सील द्वारा जारी की गई गिरफ्तारी का विरोध कर रहा है। उसे मार डालो। माइल्स की ठंडी आवाज किसी ड्रैग रेस की बंदूक जैसी थी। जो लोग झिझक रहे थे और थोड़े डरे हुए भी थे, उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी कमर पर लगे होल्स्टर खींच लिए और अपनी बंदूकें लियोनेल की ओर तान दी। बंदूकें पहले से ज्यादा अलग नहीं थीं। वे लेजर किरणें नहीं छोड़ती थीं, बल्कि गोलियों से चलती थीं। हालांकि इस जमाने में एक हैंडगन भी स्नाइपर राइफल से कम ताकतवर नहीं थी। प्रौद्योगिकी ने उच्च श्रेणी के गोला बारूद की ओर विकसित होने के बजाय मिश्र धातुओं की ताकत बढ़ाने, बल को संपीड़ित करने और प्रतिक्षेप को कम करने में सबसे अधिक प्रयास किया। इस युग में हर बंदूक में एक जटिल जाइरोस्कोप लगा होता था जो बल माप सकता था, और एक स्पर्श प्रतिक्रिया प्रणाली होती थी जो जाइरोस्कोप द्वारा प्रदान किए गए डेटा का उपयोग करके इस बल को बेअसर कर देती थी। नतीजतन सबसे शक्तिशाली पिस्तौलों में न केवल अद्भुत कवच भेदी क्षमता होती थी, बल्कि वे बच्चों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एयरसॉफ्ट बंदूकों जितनी स्थिर भी होती थीं। हालांकि लियोनेल के लिए ये पूरी तरह से बुरी बात नहीं थी। हाथ जितना स्थिर होगा, भविष्यवाणी करना उतना ही आसान होगा। लियोनेल हमेशा से बंदूकों को लेकर चिंतित रहता था। मध्यकालीन युग की सबसे आदिम बंदूकें भी उसे घबरा देती थीं। हालांकि जब उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, तो उसे अचानक कुछ एहसास हुआ। अवचेतन रूप से वह बंदूक की नाल से लेकर उसके अंत तक एक रेखा खींच सकता था। ये लगभग ऐसा था मानो वह अपने सपनों की दुनिया को वास्तविक दुनिया में प्रक्षेपित कर रहा हो, मानो वह होने वाली हर चीज का अनुकरण कर सकता हो। ये केवल एक अस्पष्ट अनुभूति थी, और लियोनेल ये भी महसूस कर सकता था कि यह उसकी अभी भी जागृत न हुई क्षमता थी, लेकिन फिर भी यह वहां थी।
कोई भी यह कल्पना नहीं कर सकता था कि जब आधा दर्जन बंदूकें लियोनेल की ओर मुड़ी होंगी, तो जैसे ही उनकी उंगलियां ट्रिगर खींचेंगी, वह एक कदम आगे बढ़ जाएगा। शुरुआत में तो उन्हें लगा कि वह सिर्फ इसलिए निडर है क्योंकि उसने बंदूकें नहीं देखी थीं। आखिरकार उसकी आंखें बंद थीं और इन अधिकारियों ने इस आंतरिक दृश्य के बारे में कभी सुना भी नहीं था। लेकिन जो दृश्य सामने आया, वो उनकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग था। ऐसा लग रहा था मानो गोलियां बिना किसी रुकावट के लियोनेल के आर पार हो गई हो, मानो वह क्षण भर के लिए पारदर्शी और धुंधला हो गया हो। हालांकि लियोनेल सच्चाई जानता था। एक उसकी बांह के नीचे से उड़ी, दो उसकी टांगों के बीच से, एक उसकी गर्दन से बाल बाल बची और बाकी दो उसके सिर के पास से। वह गोलियों से बचने के लिए पर्याप्त तेज नहीं था, लेकिन गोलियों के प्रक्षेपथ से बचने के लिए पर्याप्त तेज था। उसकी छड़ी के दो और वार से दो अन्य अधिकारी गिर गए। उसकी क्षमता क्या है और वह क्या करती है? लियोनेल गोलियों की बौछार के बीच से गुजरा और आखिरी चार अफसरों को ढेर कर दिया। उसका ध्यान मोनोकल पहने उस नौजवान पर था, जिसने अब तक ऐसे अंजाम की उम्मीद नहीं की थी। लियोनेल बिल्कुल शांत था। ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने किसी सोए हुए जानवर को जगा दिया हो। शिमोन और माइल्स किनारे से देख रहे थे कि लियोनेल बिना किसी हड़बड़ी के 6 बंदूकें और 12 रीलोड क्लिप अपने पास ले गया। पिंड नामकरण तैयार हो रहा है। विकास चरण टिया 8 ब्लैक। विकास प्रकार सहायक freewebnovel.com। विकास सुदृढ़ मन आनुवंशिक हेरफेर। प्रबलित मन सामान्य व्यक्ति की तुलना में कई गुना अधिक मानसिक क्षमता। दृष्टि पर विशेष बल। आनुवंशिक हेरफेर टियर 7 ब्लैक ग्रेड से नीचे के लोगों के विकास पथ को समझ सकता है और इसे अपसारी या अभिसारी बना सकता है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। अच्छा ऐसा है। लियोनेल ने एक बंदूक ली और अपने बाएं हाथ से माइल्स और शिमोन की ओर निशाना साधा और एक के बाद एक दो गोलियां चला दी। शक्ति प्रतिक्षेप गति। वह पहले ही यह सब देख चुका था। उद्धरण चिन्ह दुर्भाग्यपूर्ण। हालांकि लियोनेल ने ये शब्द गोलियों के गिरने से पहले ही बुदबुदा दिया था। बैंग बैंग। एक पतली ऊर्जा ढाल ने गोलियों को रोक दिया। ठंडे पसीने से लथपथ पीठ वाले दोनों युवक दोनों गोलियों को अपनी आंखों के सामने धीरे धीरे गिरते हुए देख रहे थे। अगर माइल्स के घर की सुरक्षा व्यवस्था न होती, तो वे मर चुके होते। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि लियोनेल ने माइल्स द्वारा बनाए गए भ्रम की ओर गोली नहीं चलाई थी, बल्कि अपने वास्तविक शरीर की ओर गोली चलाई थी। उसका चेहरा गंभीर हो गया। अगर तुम 10 गुना ज्यादा ताकतवर भी हो जाओ, तो भी तुम शहर से जिंदा नहीं निकल पाओगे। शांति बनाए रखने के लिए इस ऑपरेशन के बारे में बहुत कम लोगों को पता था। यही वजह थी कि उन्होंने लियोनेल को अपने घर पैदल जाने की इजाजत दी। हालांकि अगर राज नहीं रखा जा सकता था, तो भी कोई बात नहीं। अब जब लियोनेल ने इतने सारे अधिकारियों पर, और वो भी टियर 5 के अधिकारी पर, हमला कर दिया था, तो यह और भी आसान हो जाता। इतने सबूतों के साथ स्वायत्तता के अधिकार संशोधन का उसके बचाव में काम करना नामुमकिन था। लियोनेल ने उन दोनों आदमियों की तरफ पीठ कर ली। उनमें से एक के पास एक भ्रमकारी शक्ति थी जो उसके सामने बेकार थी, और दूसरे के पास एक मानसिक शक्ति थी। वे उसके विरोधी नहीं थे। उसका असली दुश्मन बाहर इंतजार कर रहा था। जैसी कि उम्मीद थी, लियोनेल ने अभी बाहर कदम ही रखा था कि रात के अंधेरे आसमान में हॉर्न की आवाज गूंज उठी। चारों तरफ से कई स्पॉटलाइट्स एक साथ आ गईं, जिससे सभी को आपात स्थिति का आभास हुआ। कुछ ही पलों में हजारों लोग जुट गए, और ऐसा लग रहा था कि माइल्स जितना ऊपर से दिख रहा था, उससे कहीं ज्यादा सतर्क था, क्योंकि शहर के भीतरी दरवाजे, जो आमतौर पर बिना सुरक्षा के होते हैं, भी बंद कर दिए गए थे। हालांकि यह एक ऐसी समस्या थी जिसका सामना लियोनेल को करना बहुत अच्छा लगता, क्योंकि अब तक की स्थिति के अनुसार वह अभी भी उन दरवाजों से कुछ किलोमीटर दूर था। उसे लगा कि कोई चीज उसके बल प्रयोग में बाधा डाल रही है। जब तक वह उस चीज की पहुंच से बाहर निकल सकता है, वह एक और अमान्य ज्वार पैदा करके शहर को खतरे में डाल सकता है। हालांकि वह लोगों को खतरे में नहीं डालना चाहता था, लेकिन यह उसका आखिरी उपाय होगा। लियोनेल कांपते पैरों पर हवेली से बाहर निकला। ऊपर की ओर देखता हुआ अंधेरा आकाश, टिमटिमाते तारे, चांदी जैसा चांद। उसकी सांसें उखड़ रही थीं। बस कुछ ही कदम चले थे कि उसे लगा कि वह एक और दीवार से टकरा गया है। उद्धरण चिन्ह क्या आपके पास ऐसा कुछ है जो मेरे शरीर को थोड़ी देर तक एक साथ रख सके? लियोनेल ने पूछा। उसे थोड़ी निराशा हो रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी आंतरिक दृष्टि के माध्यम से बहुत से लोग उस पर आ रहे हैं। इस बार ये कोई साधारण अविकसित इंसान नहीं थे। उन सभी में क्षमताएं थीं।
और उनकी तकनीक भी उच्च स्तर की थी। पिंक सीड को जवाब देते हुए, विकसित प्राणियों का मांस इवॉल्वर्स के लिए सबसे अच्छा पोषण है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। मानव सवाल सुनकर खंडित घन एक बार फिर बाहर निकला और फिर गायब हो गया। बस एक सिर के आकार का गाढ़ा गुलाबी बैंगनी मांस का घन बचा था। उद्धरण कच्चा ऑक्टोपस है ना। मैंने सुना है कि यह एक स्वादिष्ट व्यंजन है। लियोनेल ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसी समय मांस के टुकड़े से एक बड़ा टुकड़ा खा लिया। इस तरह के शहर में विस्फोटकों का इस्तेमाल करना नामुमकिन है। मेरी सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा स्नाइपर्स है। मेरी आंतरिक दृष्टि की सीमा इतनी व्यापक नहीं हो सकती कि मैं उन्हें पकड़ सकूं। मैं ये भी गारंटी नहीं दे सकता कि वहां कोई ऐसा नहीं है जिसके पास ऐसी क्षमता हो जिससे वे भीड़ के बीच भी स्नाइपर्स पर निशाना साध सकें। लियोनेल के विचार अचानक रुक गए। उसे ऐसा लगा जैसे अचानक उसके पेट में कोई ज्वाला धधक उठी हो और वह बहुत भारी महसूस कर रहा था। पेट में सूजन के कारण उसके कदम धीमे पड़ गए और वह असहज हो गया। लियोनेल कभी ज्यादा खाने वाला नहीं था। दरअसल जब से उसे याद आया उसे भूख कम लगती थी। उसके इस स्वभाव के कारण यह आश्चर्य की बात थी कि वह कंकाल नहीं था। इसके अलावा ये कहना सही होगा कि उसने पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था। उद्धरण नहीं, ये सच नहीं है। मैंने पहली बार जब पापा ने मुझे वो उल्टी वाला काढ़ा दिया था। लियोनेल का बिल सिकुड़ गया। बेचैनी इतनी ज्यादा नहीं थी कि उसकी गति बहुत धीमी हो जाए, लेकिन उसे थोड़ा सा उबकाई सी महसूस होने लगी। वह पहले से ही अच्छी हालत में नहीं था। वह अपने आंकड़ों में जरा सी भी गिरावट बर्दाश्त नहीं कर सकता था। क्या बकवास है। लियोनेल को इस घटिया शब्दकोश और अपने पिता को एक दोषपूर्ण उत्पाद बनाने के लिए कोसने का मन हुआ। लियोनेल की भौहें गहरी हो गईं, लेकिन वह यहां और नहीं रुक सकता था। उसे जल्द से जल्द शहर से बाहर निकलना था। जैसे ही लियोनेल दौड़ा, उसे लगा जैसे उसका खून खौलने लगा है। इससे पहले कि लियोनेल कुछ समझ पाता कि उसे क्या हुआ है, उसने पाया कि उसके पेट में पहले से ही गड़गड़ाहट हो रही है। भूख इतनी जोरदार थी कि लियोनेल लगभग गिर ही पड़ा। उसके पेट की मांसपेशियां हिल रही थीं और सिकुड़ रही थीं, मानो किसी भी पल उसके शरीर को चीर डालेंगी। थोड़ा डर और सदमे में लियोनेल ने जल्दी से दूसरा निवाला खाया। आखिर में उसने अपनी हथेली में काट लिया। उसे एहसास ही नहीं हुआ कि मांस पहले ही खाया जा चुका था। आखिर मेरे साथ क्या गलत है? पिंग जानकारी छोड़ी गई। लियोनेल लगभग फिर से गालियां देने लगा था, लेकिन जब उसने सैनिकों की एक टुकड़ी को सड़कों से होते हुए अपनी ओर आते देखा तो उसका चेहरा बदल गया। काले कपड़ों में सैनिकों का एक साथ एक रिहायशी इलाके में दबे पांव चलना वाकई एक निराशाजनक दृश्य था। हालांकि लियोनेल के पास इस दृश्य को देखने का समय नहीं था। वह पास की एक हवेली के साइड गेट से ही अंदर घुस सका। वह गोलियों की दिशा से बच सकता था, लेकिन वह पागल नहीं था। उनके पास कम से कम 3 दर्जन सामरिक राइफलें थीं। लियोनेल के पास मौजूद पिस्तौलों की तुलना में, जिन्हें पहले से ही पुराने जमाने की स्नाइपर राइफलों जितना शक्तिशाली माना जा सकता था, उनकी ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता था। लियोनेल ने पूरी ताकत से छलांग लगाए और एक घर की छत के किनारे को पकड़कर खुद को ऊपर खींच लिया। नीचे उतरो, विरोध करना बंद करो। लियोनेल के कानों में एक आज्ञाकारी आदमी की दहाड़ गूंजी, लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि जब वे उसे घर के किनारे और पीछे से काटने की कोशिश कर रहे थे, तब लियोनेल छत पर आ चुका होगा। ये लोग साफ तौर पर बहुत प्रशिक्षित हैं, लेकिन यही उनकी कमजोरी भी है। वे अपनी सीमा से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करते, यानी वे अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल करने से खुद को रोक रहे हैं। यही मेरे लिए फायदेमंद है। लियोनेल की नजरें चमक उठीं। उसने अपनी छड़ी दूर रख दी और उसके हाथों में 2 बंदूकें दिखाई दी। सामरिक टुकड़ी ने घर को चारों तरफ से घेर लिया था, लेकिन उसने अपना सिर नीचे झुका रखा था। इससे पहले कि उन्हें पता चलता कि लियोनेल अभी जमीन पर नहीं है, वह कूद चुका था। लियोनेल का शरीर हवा में क्षैतिज रूप से उड़ रहा था, उसकी भुजाएं नीचे की ओर थीं और उसकी आंखें लड़ाई के इरादे से चमक रही थीं। रात के आकाश में गोलियों की आवाजें गूंज रही थीं, उसके बाद दर्द भरी घुरघुराहटें और धीमी आवाजें आ रही थीं। एक झटके के साथ लियोनेल एक विरोधी घर की छत पर उतरा और फिर से दौड़ने लगा। मुझे एक और टुकड़ा दे दो, मैं भूखा मर रहा हूं, लियोनेल ने कहा, उम्मीद करते हुए कि उसके शब्द प्रभावी होंगे। शुक्र है, खंडित घन ने उसे निराश नहीं किया। ऑक्टोपस के मांस का एक और सिर के आकार का घन उसके हाथ में आया और उतनी ही तेजी से उसके पेट में गायब हो गया। लियोनेल के खून में जलन बढ़ती गई।
यह इतना आरामदायक था कि वह अपनी मांसपेशियों के दर्द को लगभग भूल ही गया। ये वैसा ही एहसास था जैसे कोई मांसपेशियों में दर्द के साथ कसरत कर रहा हो। थोड़ी देर बाद गर्मी दर्द को भुला देती। हालांकि अगर कोई रुक जाता तो दर्द कई गुना ज्यादा तीव्रता के साथ वापस आ सकता था। लियोनेल जानता था कि वह ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए उसने अपने शरीर पर दबाव डालना जारी रखा, इस उम्मीद में कि यह गर्मी जारी रहेगी। रुको! लियोनेल के कानों में एक और दहाड़ गूंजी। ऐसा लग रहा था जैसे पहले वाले कैप्टन को अपने मृत दस्ते के सदस्य मिल गए हों। एक ही छलांग में लियोनेल ने 6 गोलियां दाग दी और उनमें से 6 को मार गिराया। वह हत्या नहीं करना चाहता था, लेकिन यहां नीचे जाने का मतलब था कि उसकी जिंदगी लगभग खत्म हो चुकी थी। जिस तरह से माइल्स उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा था, उससे उसे बहुत बुरा लग रहा था। हालांकि उसे सबसे ज्यादा इस बात से चिढ़ थी कि अगर वह पकड़ा गया तो आयना को निश्चित रूप से ब्रेजिंगर कबीले में भेज दिया जाएगा। उसने ऐसा होने से मना कर दिया। उस स्थिति में उसका ज़मीर साफ था। वह आसानी से उन सबको मार सकता था, लेकिन उसने सिर्फ उतने ही मारे जितने कि कोई बच सके। वह पहले ही काफी दयालु हो चुका था। आयना चुपचाप ये सब देखती रही, सिर हिलाती रही। सच तो ये था कि लियोनेल को लगा कि वो अभी भी सो रही है, लेकिन ऐसी हालत में वो कैसे सो सकती थी। उद्धरण। उसे यह सीखने की जरूरत है कि अपने दुश्मनों के प्रति दयालु होना केवल खुद को ही नुकसान पहुंचाना है। आयना की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी, पर वो चुप रही, ऐसा दिखावा करते हुए जैसे वो अभी भी सो रही हो। लियोनेल बिल्कुल अजेय था। उसके पीछे एक के बाद एक भेजी गई छोटी छोटी सामरिक टुकड़ियां भी कोई चुनौती पेश नहीं कर पाईं। जमीन उनके लिए बहुत ही दुर्गम थी। उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वे लापरवाही से लियोनेल पर गोली चलाएं। इस शहर में कौन बड़ा नामी नहीं था। अगर लियोनेल पर गोली चलाने की वजह से इनमें से किसी की घर में मौत हो जाती, तो क्या वे जिम्मेदारी लेने की हिम्मत रखते। इससे भी बदतर बात यह थी कि लियोनेल के पास बंदूकें होना बाघ को पंख देने जैसा था। उसकी इंद्रियां बहुत तेज थीं और उसका समन्वय भी बहुत उत्कृष्ट था। हर बार जब वह गोली चलाता तो एक गोली उनके कवच के छेद में एकदम सही बैठती और उनकी जान ले लेती। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि लियोनेल सिर्फ हैंडगन इस्तेमाल कर रहा है। भले ही वे पुराने जमाने की स्नाइपर राइफलों जितनी शक्तिशाली हो, लेकिन उस जमाने में सामरिक टुकड़ियों के कवच भी उतने ही उन्नत थे। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। 1 घंटे से अधिक समय बाद लियोनेल एक अन्य घर के गेट के पीछे बैठा था। उसकी सांसें उखड़ रही थीं। वह पहले ही एक सैनिक की सामरिक पोशाक पहन चुका था। बस एक चीज जो उसने नहीं बदली, वह थी उसके खजाने के जूते। भले ही वह उन्हें फोर्स को बाधित करने वाली किसी भी चीज की सीमा में इस्तेमाल न कर सके, फिर भी वे भविष्य में उसके काम आएंगे। लियोनेल ने एक बार फिर आयना को अपनी पीठ पर बांध लिया और आगे बढ़ते हुए दांत पीसता रहा। यहां से लेकर दरवाजों तक अब कोई घर नहीं था जिसके पीछे छिपकर लगातार रहा जा सके। ये लगभग एक समतल मैदान था। लियोनेल के घर और शहर से बाहर निकलने वाले दरवाजों के बीच एक चौक और पार्क था। ये जगह रॉयल ब्लू अकादमी के परिसर जितनी खुली थी और चौक पर एक बड़े फव्वारे के अलावा कोई और छत नहीं थी, जिसमें जलपरी और वेल के मुंह से पानी गिरता रहता था। न केवल पूरे पार्क में इकाइयां मौजूद थीं, बल्कि दरवाजों के ठीक सामने कम से कम 200 लोगों की एक छोटी टुकड़ी भी सतर्क मुद्रा में खड़ी थी। खतरे से दूर एक टावर पर माइल्स और शिमोन ठंडे दिमाग से देख रहे थे। वे अभी तक लियोनेल पर नजर नहीं डाल पाए थे। उन्हें लग रहा था कि इन हालात में कोई बहुत शक्तिशाली शक्ति उसके शरीर की रक्षा कर रही है, वरना यह नामुमकिन था कि उनकी निगरानी प्रणाली उस पर नजर न रख पाती। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। शहर में आने जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था। इसे खास तौर पर लियोनेल जैसे बदमाशों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया था। लियोनेल ने सामरिक इकाई के काले हेड गियर को नीचे पटकने से पहले ऑक्टोपस के मांस का एक और सिर के आकार का टुकड़ा निगल लिया। इसे पाने के लिए वह उन इकाइयों की ओर वापस लौट आया जिन्हें उसने पहले ही मार गिराया था। यही वजह थी कि उसका ठिकाना अभी तक तय नहीं हो पाया था और उसके पास अब 2 सामरिक राइफलें थीं। हैंडगन के उलट इन राइफलों में प्रति क्लिप 50 गोलियां होती थीं और ये कई गुना ज्यादा शक्तिशाली थीं। इस तरह की मारक क्षमता के साथ उसके पास अभी भी एक मौका था। दुर्भाग्य से चीजें इतनी आसान नहीं होंगी। अब तक सामरिक इकाइयों ने अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि विशेष रूप से प्रशिक्षित इकाइयां नहीं थीं। आखिरकार माइल्स अकेले ए ग्रेड जोन पार नहीं कर सकता था।
मेटामॉर्फोसिस की शुरुआत से ही रॉयल ब्लू प्रांत में 4A ग्रेड सब डायमेंशनल जोन उपायामी क्षेत्र उभर आए थे। एक ने एक विशेष इकाई को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, लेकिन 3 इकाइयां बच गईं, जिनमें से एक माइल्स के नेतृत्व में हाल ही में चौथे को साफ करने में कामयाब रही। लियोनेल ने गहरी सांस ली, उसकी आंखों में गहरी शांति छा गई जैसे ही वह अंतिम घर से बाहर निकला और आत्मविश्वास से भरे कदमों के साथ पार्क में प्रवेश किया। टकराना। लियोनेल की पुतलियां सिकुड़ गईं और वह तेजी से एक तरफ गिर पड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके बाएं कंधे में एक भयंकर दर्द उठा, जो उसके कवच के जोड़ के सबसे छोटे से छेद को चीरता हुआ प्रतीत हो रहा था। टकराना। एक और गोली चली।